हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड है कि मैम आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो सोचा चलो कुछ एग्ज़ाम्स भी पास आ रहे हैं तो कुछ बच्चों की मदद हो जाएगी। काफ़ी भरी काफ़ी व्यस्त रहती हूँ, फिर भी चलो ठीक है। तो आज आपके लिए मैं एक टॉपिक है अविकारी शब्द। ज़्यादा आपका समय व्यर्थ न करते हुए सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ लक, और फिर चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। और टॉपिक के एंड में मेरे कुछ प्रश्न रहेंगे और कुछ आपसे बातें भी हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द हम क्यों पढ़ते हैं? शब्द की पूरी व्याख्या करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हम अविकारी शब्द क्यों पढ़ते हैं? तो यहाँ मैंने लिख रखा है कि वाक्य शुद्धि हेतु आवश्यक है। ये कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए थोड़ा मनन करना चाहिए कि हमें ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं और एग्जामिनर हमसे इसमें क्या पूछना चाह रहा है। अविकारी शब्द यानी अवयव यानी जो व्यय नहीं होता है और जो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये लाइन आप इस टॉपिक के एंड तक अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अवयव का सीधा सीधा अर्थ है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत जगह मैं अपने ऑफलाइन बैच में भी यही बताती हूँ कि अवयव जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी जो व्यय नहीं होता। इसका खुद का ही अर्थ देख लीजिए ना। जैसे ये अ उपसर्ग है, यहाँ देखिए ये है, मैंने लिखा है यहाँ अ यानी न, ठीक है। और यहाँ लिख रखा है मैंने व्यर्थ, व्यय नहीं होता है। हम कई बार कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता है, और हमें यहाँ सीधा सीधा इसका अर्थ लेना है जो खर्च नहीं हो रहा है और जो जैसा है वैसा ही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। शब्दों के प्रकार, विकार, परिवर्तन या बदलाव के आधार पर, अगर सीधी सीधी भाषा में पूछा जाए तो अविकारी यानी शब्दों के परिवर्तन या बदलाव के आधार पर हम विकारी शब्दों को पढ़ते हैं, अविकारी शब्दों को पढ़ते हैं और इनके कई भागों में विभक्त करते हैं। तो इनको दो भागों में विभक्त किया है। कैसे? देखिए यहाँ पे शब्दों के प्रकार और विकार। जैसे एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हम कौन कौन से विकारी शब्द पढ़ते हैं। तो सीधी सीधी परिभाषा है इसकी, वे शब्द है ना जिनके लिंग, वचन, काल, कारक परिवर्तन हो और परिवर्तन के आधार पर उन्हें हम बदल सकते हैं। वापस से देख लीजिए एक बार, लिंग, वचन, काल, कारक परिवर्तन है। यहाँ वे शब्द जिनसे लगते ही लिंग, वचन, काल, कारक परिवर्तन होते हैं और बदले भी जा सकते हैं। तो वो हम चार प्रकार से पढ़ेंगे, यानी संज्ञा को पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे और क्रिया। इन चारों शब्दों के आगे अगर हम बात करें, यहाँ सीधी सादी एक उदाहरण दूँ। अगर जैसे संज्ञा है, कोई भी लड़का है, अगर लड़का, मैं कहूँ लड़का खाती है, तो देखिए यहाँ पर लड़का खाती है या वे खाते हैं, जो भी आगे बहुत सारे उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा कि इन शब्दों के लिंग, वचन, काल, कारक से ये शब्द प्रभावित होंगे और अविकारी शब्द में ऐसे कैसे रहेंगे, ये शब्द प्रभावित ही नहीं होंगे। काल, कारक, लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं हो ना, तो इनको बदला जा सकेगा और इनका रूप भी वैसा ही रहेगा। और वो कौन से होते हैं? ये चारों के चारों होते हैं। जैसे चार ही विकारी शब्द हैं और चार ही अविकारी शब्द हैं, है ना, जिन्हें हिंदी में हम अव्यय माने जाते हैं। अब ये चार कौन कौन से हैं यहाँ पे? जैसे चार इधर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हो गया, वैसे ही इधर है क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। मैंने एक बार इनका ये खाका बनाया यहाँ पे, ताकि आपको पता लगे कि यहाँ हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर इनको एक एक को हम विस्तार से लेंगे, एक एक को। और टेंशन न लीजिए, मैं आपको इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरह से आपको इसको अपने एग्ज़ाम में क्लियर करने के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, कैसे आपको इसको सही करना है, वो सारी चीज़ बताऊँगी। तो हमें आज विकारी शब्द पढ़ रहे हैं तो इन चारों पर हम फोकस करेंगे। एक बार थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया,
हिंदी में ये वास्तविक रूप से भी 4 ही होते हैं, जो विकारी शब्द हैं ये 4 ही होते हैं, ठीक है ना। अब हम जो संज्ञा सर्वनाम मतलब विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, हल्का सा बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पे। अगर ये किसी का टॉपिक क्लियर नहीं हो रखे हों, यानी कि किसी बच्चे ने मुझसे कहा कि मैम आप वर्ण विचार भी कराइए, मुझे तो पूरी की पूरी ग्रामर ही करनी है, तो जैसे जैसे आप मुझसे रिक्वेस्ट करके या मतलब जो आपको मुझसे जो टॉपिक पढ़ना है वो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं उसी का वीडियो डालती रहूँगी। वीडियो मेरे छोटे ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो टेंशन ना लें। सारे सब्जेक्ट आपको सारे टॉपिक्स के ये आपसे आपका ये सिलेबस कंप्लीट करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो जैसे मैंने कहा कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण और विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण, ठीक है, और क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण। राइटिंग पढ़ना चाहिए दोस्तों, मैंने फटाफट से जल्दी में बनाए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पटवारी में काम में आएगी। ये हिंदी व्याकरण है, एसआई में है, वनपाल वन है ना, और रिट वगैरह में सभी में काम में आएगी ये, तो थोड़ा देखिए इसको। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो अविकारी शब्द है वापस से सुन लीजिए, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। वहाँ आपसे परिभाषा भी नहीं पूछी जाएगी, वहाँ सिर्फ परिभाषा से कोई मतलब नहीं होना, आपको मतलब समझना है, इसलिए मैं बार बार करके जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। हम कई बार किसी मनुष्य के लिए, किसी लड़का या लड़की के लिए भी तो बोल देते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं बदले यार, 4 साल हो गए आपको देखते हुए मुझे, आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले। इसका मतलब वो अवयव थोड़ी है भाई, वो तो इंसान है, वो अवयव थोड़ी है। अवयव और यहाँ हम किताबी भाषा में पढ़ रहे हैं, व्याकरण का ज्ञान ले रहे हैं, इसलिए थोड़ी समझ विकसित करनी है आपको अपनी। तो यहाँ मैंने क्या बताया, हिंदी में अवयव 4 माने गए हैं। ये जो मैंने निपात एंड में लिखा है आपको, ये निपात लिखा है, ये काम में आता है, ये बहुत काम में आता है, इसलिए मैं इसको साथ साथ ही बताती जाऊँगी। वैसे हिंदी में ये अवयव 4 ही माने गए हैं। ये भी नहीं पूछा जाएगा कि अवयव कितने होते हैं, सीधी सीधी दे जाएगी। सबसे पहले क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और ये निपात। देखिए यहाँ पर इनकी जो ये नाम दिए हुए हैं, इन्हीं में इनकी परिभाषा छिपी हुई है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्रिया विशेषण क्या कह रहा है ना। इसको खोलते हैं। अविकारी क्रिया विशेषण, सबसे पहला अविकारी है क्रिया विशेषण, है ना। अब देखिए उदाहरण के साथ साथ देखना आपको, पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। यहाँ पे वे अविकारी या अवयव शब्द जो किसी की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कह रहा है ये, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता जो बताएगा वो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। अब वो होते कौन कौन से हैं, वो कोई अविकारी शब्द होगा या अवयव शब्द होगा कैसे, ज़रा यहाँ पे नज़र डालिए। जैसे मोहन चलता है, ये सिंपल वाक्य है। मैंने क्या कहा आपसे कि मोहन चलता है। अब मैं मोहन जो चल रहा है ना, उसकी चलने की विशेषता बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मोहन कैसे चल रहा है, तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है ना। अच्छा, ये क्रिया विशेषण भी हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने पहले खाका बनाया है आपको। यहाँ ऊपर देखिए मैंने क्या लिखा है, ऊपर देखिए क्रिया विशेषण हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे। समय, यहाँ देखिए आप, ये देखिए, तो समय, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक क्रिया विशेषण 4 प्रकार से, यानी अवयव में जो क्रिया विशेषण है, अविकारी शब्द 4 प्रकार से, 4 में भी जो क्रिया विशेषण है उसको भी 4 प्रकार से पढ़ेंगे। बाकी का तो आगे हम देखते जाएंगे। एक है यहाँ पे ये समय या कालवाचक, है ना, जिसमें उसके क्रिया के होने का समय का पता लगता है, ठीक है। दूसरा स्थानवाचक, क्रिया कहाँ हो रही है भाई, क्रिया को होने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता है। वो एक तो कब हो रही है, ध्यान से सुनिए, क्रिया को होने के लिए कोई काम हो रहा हो तो उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो कहाँ हो रही है, किस समय हो रही है, किस स्टाइल में हो रही है और उसका परिणाम क्या निकला, है ना। समझ गए, कहाँ हो रही है, कब हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है और कैसे हो रही है। ये जो चारों मैंने बताए हैं ना आपको, कब, कहाँ, कैसे और कितनी, आगे बताऊंगी मैं आपको, देखना ज़रा। तो हम पहला भेद पढ़ेंगे इसका, क्रिया विशेषण की परिभाषा पढ़ ली और एक उदाहरण मैंने दे दिया है। अब क्या आपके भेद भी बताऊंगी मैं। तो देखिए मोहन, मोहन क्या है यहाँ पे, करता है,
जब व्याकरण पढ़नी है तो आप अच्छे से ही पढ़िए ना। ये मोहन क्या है, यहाँ करता है, और इसकी क्रिया क्या है, चलता है। अब चल कैसे रहा है, यानी क्रिया कैसे हो रही है, धीरे या तेज। क्रिया की क्या विशेषता है, क्रिया की विशेषता चलने में है, और चल कैसे रहा है, ये धीरे या तेज, कैसे भी चल सकता है। मोहन की इच्छा है तेज चले, धीरे चले, मध्यम चले, ठीक है ना। तो यहाँ से नोट डाल के मैंने लिखा है कि क्रिया विशेषण की आवश्यकता या महत्व क्रिया के साथ सार्थक रूप से बताई गई है। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, क्रिया विशेषण की आवश्यकता या महत्व क्यों होती है, क्यों हमें क्रिया विशेषण की आवश्यकता हुई। भाई काम तो सब करते हैं, पढ़ाते भी सब हैं, कोई मुझसे भी अच्छा पढ़ाता होगा, कोई आपसे भी अच्छा तेज पढ़ने वाला होगा, है ना। अभी आप जो पढ़ रहे हो या मैं जो पढ़ा रही हूँ, इसकी विशेषता क्या है, कैसे है, इस महत्व को सार्थक करने के लिए क्रिया विशेषण की आवश्यकता हुई। समझ आ गई मेरी बात में। वापस से देखिए कि क्रिया जो होती है वो क्रिया विशेषण की आवश्यकता क्यों हुई, कि क्रिया के महत्व को बताने के लिए। क्रिया सार्थक कैसे हो रही है, क्रिया किस प्रकार से हो रही है, क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया कैसे हो रही है और कितनी मात्रा में हो रही है। ठीक है, आगे देखिए। चलिए, अब क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण कहलाएंगे। अब यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी आपसे कि मैंने यहाँ उदाहरण दिया है, हल्का सा मैं हिंट देना चाहूँगी, थोड़ा सा मैं आपको घुमाना चाह रही हूँ यहाँ पे। क्रिया, भाई कोई जगह जाएंगे, किसी स्थान पर जाएंगे, कब जाएंगे, तो थोड़ा घूमना तो चाहिए ना यहाँ। तो देखिए, अगर मैं कहूँ सर्वनाम और संज्ञा की विशेष, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। क्लियर। विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं, है ना। तो फिर क्रिया की विशेषता बताने वाले को प्रक्रिया विशेषण कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। वापस से सुनिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले को भी तो प्रक्रिया विशेषण कहना चाहिए, नहीं कहना, नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिया विशेषण की विशेषता जो बताते हैं ना, क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण ही कहते हैं, प्रविशेषण नहीं होते वे। अब देखिए क्यों नहीं होते, क्योंकि आगे एक टॉपिक है, आपके शायद आ सकता है या नहीं, रिट में एक टॉपिक है पदबंध, उसमें आता है ये काम में, वहाँ इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया है, वहाँ इसे बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए, आपको अक्षर बहुत बारीक लग रहे होंगे, थोड़ा सा अपनी ब्राइटनेस खोल लेना आप, और हो सके तो थोड़ा इसको ऐसे पॉज करके जूम करके अगर नोट डाउन करें तो अच्छी बात है, क्योंकि ये मेरी सारी व्याकरण का निचोड़ है। मैंने बहुत मेहनत से बनाई दोस्तों, लाइक करना आप, और कमेंट भी करना प्लीज़, और अपने आसपास दोस्तों को शेयर करना। मैं देखना चाह रही हूँ इस टॉपिक पे कितने व्यूज़ आते हैं, कितने शेयर सब्सक्राइब आते हैं। हाँ, कोई प्रेशराइज नहीं है आप पे, आपकी इच्छा हो तो करें, आपको अच्छा लगे तो। लेकिन इस वीडियो के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो नेक्स्ट वीडियो मेरा तभी आएगा जब आप कहेंगे, ठीक है। क्योंकि पता है आपको बहुत मेहनत लगती है, और अभी बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं। मैं 2-2.5 साल के बाद वीडियो बना रही हूँ वापस। तो देखिए, थोड़ा इसको देख लेते हैं। चतुर बालक, अब क्रिया विशेषण का हम एक बार पूरा देखते हैं थोड़ा। चतुर बालक, तेज बोलते हैं, ठीक है। मैं एक एक को दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, थोड़ा अच्छे से देखना। चतुर बालक, ये यहाँ पे बालक करता है, ठीक है, और चतुर है, तो चतुर बालक की विशेषता क्या होगी, यानी इस चतुर शब्द है, ये विशेषण है, तो बालक की विशेषता तो ये बता रहा है। अब तेज बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, तेज बोलते हैं, तो यहाँ जो क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या हो गई, तेज। कई बार आपसे सवाल ऐसे भी आ जाएगा कि क्रिया विशेषण शब्द बताइए, तो चतुर बालक, तो यहाँ आपको चतुर नहीं करना है, क्योंकि बालक, यहाँ पे बालक की विशेषता तो चतुर शब्द बता रहा है, और क्रिया की विशेषता जो बता रहा है वो यह तेज है। तो ये इस वाक्य में तेज है ना, इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण तेज होगा। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ये ऊपर मैंने देख लिया, बहुत तेज बोलते हैं, चतुर बालक बहुत तेज बोलते हैं, तो ये प्रविशेषण हो गया ना, देखा जाए तो ये प्रविशेषण हो गया। पर यहाँ कहा ही नहीं जाएगा कि क्रिया विशेषण नहीं कहा जाएगा, है ना। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप वहाँ उलझना मत, क्योंकि 2 या 3 शब्द आगे
जैसे बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, है ना। चतुर बालक बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम इसमें तो बहुत सारे क्रिया विशेषण दे दिए, हमें कौन सा सही करना है। तो जो बिल्कुल क्रिया के पास है, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, जो विशेषता क्रिया की बिल्कुल पास वाली विशेषता है वही आपको क्रिया विशेषण है, वही आंसर टिक करना है। ऐसे तो बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था पदबंध। जी हाँ, पदबंध एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी क्रिया के पहले बहुत सारी विशेषता लगाई जाती है, तब वो वहाँ पे क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। मैंने यहाँ बार बार इसीलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने यहाँ हल्का सा लिखा है पदबंध, थोड़ा जूम करके बताना चाहूँगी मैं आपको। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, यहाँ पे हल्का सा पदबंध दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। क्योंकि नोट डाल के मैंने और लिखा है कि क्रिया प्रविशेषण नहीं होता है, क्रिया विशेषण ही होगा, है ना, समझना। क्योंकि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, क्रिया विशेषण। जब हम पदबंध पढ़ेंगे तब आएगा उसमें। आगे चले, समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो फिर भी मैं आपको फिर से बताऊंगी कि जो क्रिया के पास वाली है ना, जो विशेषता क्रिया के पास वाली विशेषता होती है वही क्रिया विशेषण होगा। अच्छा, विशेषण किसके पास आएगा, विशेषण कर्ता या सर्वनाम, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के पास ही आएगा ना। इसी तरह से क्रिया के पास आएगा। अब आगे देखिए, बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है इस टॉपिक को आपको। अब सबसे पहले मैं आपको बताने जाऊंगी कि क्रिया, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, हल्का सा यहाँ मैं बताऊंगी क्रिया की। जो एसआई के लेवल के बच्चे हैं और रिट के लेवल के बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान देवे। क्रिया की स्वीकृति बताते हो, जैसे कैसे बताते हैं, है ना, दो तरीके से क्रिया की स्वीकृति बताते हैं। जैसे हम तो ज़्यादा दो में लेते हैं ना, हाँ और ना, लेकिन यहाँ मैं चार तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। थोड़ा सा ध्यान से देना। एक स्वीकृति, एक निषेधता और एक निश्चितता और एक अनिश्चितता। यानी हाँ, ना, निश्चित और अनिश्चित। क्या पढ़ा मैंने, हाँ, पहला शब्द मैंने क्या लिया, देखिए हाँ, जैसे क्या मैं जाऊँ, क्या मैं खाऊँ, तो हाँ जाओ या मत जाओ। निषेधता में मत जाओ और स्वीकृति मिल रही है तो हाँ जाओ। फिर यहाँ निश्चितता, है ना, क्रिया कैसे होती है, आज वर्षा जरूर आएगी, यानी ये निश्चित है, ये तो है ना। आज 7 जरूर बजेंगे, वो तो निश्चित है ना। आज सूर्य जरूर निकलेगा, ये तो निश्चित है ना भाई। दिशा भी पता है, टाइम भी पता है, तो कोई कार्य हो रहा है तो निश्चित ही होगा। अब यहाँ अनिश्चितता में समय का पता नहीं है, आज वर्षा शायद आएगी। देखो यहाँ ये क्रिया है और इसके पास में ये शब्द लगा है, ध्यान से देखना। यहाँ ये क्रिया है और यहाँ इसके पास शब्द लगा है ना। यहाँ ये क्रिया है और यहाँ ये स्वीकृति भी पास में। समझ रहे हैं मेरी बात को। मैंने ये इतने छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं आपको, बिल्कुल पास में। जो शब्द क्रिया के पास में है, जो विशेषता क्रिया की बताई जा रही है, जो विशेषण क्रिया विशेषण कब कहलाएगा, वो क्रिया के पास में ही होगा। आगे देखिए, चारों बता दिए मैंने। स्वीकृति, निषेधता, स्वीकृति में हाँ, निषेधता में ना, निश्चितता में पता नहीं है होगा या नहीं होगा, है ना। जैसे हम इसमें पढ़ते हैं ना सर्वनाम में अनिश्चित और निश्चित, ऐसे ही यहाँ भी है। और अनिश्चितता यानी शायद ही वर्षा आएगी। अब देखिए आगे देखते हैं। क्रिया के होने का समय बताना। सबसे पहला जो मैंने आपको 4 बताए थे कालवाचक, उसमें आ गया है आपके टॉपिक में। देखिए समयवाचक, क्या बताया मैंने, समयवाचक, यानी समय बता रहा है क्रिया के होने का समय बताता है। कब, जैसे कब, अब, तब, जब, है ना। सीमा 5 घंटे पढ़ती है, तो ये अवधि बता रहा है ना सीमा के पढ़ने की, है ना। राहुल 6 घंटे सोता है, राहुल कितने घंटे सोता है, 6 घंटे। तो ये जो देखिए सीमा कर्ता हो गई 5 घंटे और पढ़ती है 5 घंटे पढ़ती है, समय बता दिया ना, और क्रिया के बिल्कुल पास है। आ गया समझ में, बिल्कुल इजी आ जाएगा समझ में। आप सवाल करना क्रिया से कि कब हो रही है, समझ में आ रहा है। आप क्रिया से सवाल करेंगे क्रिया कब हो रही है। उसी तरह से आप स्थानवाचक में भी सवाल करेंगे कि क्रिया कहाँ हो रही है। देखिए दूसरा पॉइंट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी मैंने यहाँ नोट कर दिया कहाँ हो रही है। कोई काम हो रहा हो तो उस जगह का पता तो होना चाहिए। क्रिया के होने का स्थान बताना, है ना। देखिए अब यहाँ स्थान है, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो आपने पढ़ी भी नहीं होगी।
स्थान, हम संज्ञा में क्या पढ़ते हैं? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव, है ना। प्राणी के भाव आदि को संज्ञा कहते हैं ना। तो यहाँ स्थान आ गया, यानी अविकारी संज्ञा भी हो गई ना, हुए ना संज्ञा। और जबकि हम क्या पढ़ा, अभी हमने ऊपर क्या देखा, आप वापस ऊपर जाके देखना, जबकि हमने क्या पढ़ा कि संज्ञा विकारी शब्दों में है। थोड़ा सा घूम गए ना आप, यहाँ पे हल्का सा हिंट दिया है मैंने, क्योंकि हिंदी बहुत टिपिकल है, पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए, मुझे यहाँ ज़्यादा नहीं उलझाना आपको, और वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने आपसे वादा किया था कि 15-20 मिनट का ही बनाऊँगी, 20 मिनट हो चुके हैं, हम 2-3 मिनट और ले लेते हैं आपके। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, ताकि हम आगे के जो नेक्स्ट है वो आगे की वीडियो में आ जाएंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, है ना, कहाँ हो रही है क्रिया के होने का समय पता चल रहा है। एक उदाहरण देख लेते हैं। मोहन छत पर खड़ा है ना। मोहन कहाँ खड़ा है? छत पर खड़ा है। अब मोहन खड़ा है, अगर मैं सिंपल सा वाक्य दूं कि मोहन खड़ा है, तो इसमें कोई जगह आएगी नहीं, सीधी सीधी क्रिया और करता है, ठीक है, तो नहीं पता चलेगा ना। 4 सेंटेंस दे दिए जाएंगे आपको वहाँ पे, और फिर पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी, ऊपर दे दिया जाएगा कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण इसमें से कौन सा है। ऑप्शन 1 नोट करना इसको, मोहन खड़ा है। ऑप्शन 2 मोहन 4 घंटे से पढ़ता है। ऑप्शन 3 मोहन कमरे में सो रहा है। मोहन कुछ भी दे सकते हैं। मोहन आगे बैठा है। बताइए, तो ये जो है ना, मोहन कमरे में सो रहा है वही होगा। मोहन आगे बैठा है ना। बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा आपको। तो अगर ऑप्शन में ए और बी दोनों तब तो वो ठीक है बिल्कुल, और ऑप्शन आपको घुमाने के, मोहन आगे बैठा है, कहाँ बैठा है? आगे बैठा है, ऑप्शन ये भी सही है, और मोहन छत पे खड़ा है ये भी सही है, ए और बी दोनों सही है। क्लियर? अब मैं यहाँ एक बात आपसे कहना चाहूँगी जाते जाते, जैसे मैंने यहाँ बताया, बहुत ही अच्छी चीज़ बताई मैंने आपको यहाँ पे। ये देखिए, एक तो मैंने यहाँ ये बताया आपको, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना कि ये जो स्थान बोला ना, स्थान शब्द संज्ञा में आता है, और एक यहाँ मैंने ये अधिकरण, आगे बताऊंगी, बहुत ध्यान से देखना इसका। ये संज्ञा सर्वनाम में प्रयुक्त होने वाला शब्द है ये, है ना। और अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में क्या पढ़ते हो आप? कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संप्रदान के लिए अपदान से, अधिकरण में पर। अब पर आ गया यहाँ, कहाँ पर खड़ा है? छत पर खड़ा है। तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ, ध्यान से सुनना, क्या मैं आपसे ये प्रश्न कर सकती हूँ कि क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण अधिकरण कारक होते हैं? आज का मेरा सवाल है, लास्ट में वीडियो में जाते जाते मैं हर रोज़ आपसे एक सवाल करूँगी, आप नोट करना। क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण अधिकरण कारक होते हैं? एक का तो मैंने बता दिया आपको कि संज्ञा, है ना, स्थानवाचक क्रिया विशेषण संज्ञा शब्द होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण अधिकरण कारक होते हैं? आजकल 4 जो सत्य असत्य वाले सवाल है ना, उसमें ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ना आपसे, तब उसमें ऐसे सवाल दूंगी, फिर आप उलझना मत, अभी ध्यान से पढ़ लोगे तो जवाब दे दोगे, ठीक है। और मैंने नीचे लाइन लिखी है, अगर आप पढ़ लेना कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या अधिकरण कारण होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि सिर्फ इतना ही लिखा है मैंने। आगे वीडियो में बताऊंगी मैं इसकी डेफिनेशन सही से, लेकिन मैं चाहती हूँ इसका आंसर मुझे आप दें। तो अब हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। आगे इसके जो आगे का पार्ट है आपको कंटिन्यू इसी तरह से मिलता रहेगा, छोटे छोटे पार्ट में। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, और आपको वीडियो कैसा लगे ये भी बताना। थैंक यू दोस्तों। कुछ मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं एक बार ये कहना चाह रही हूँ कि मैं बात नहीं कर पाऊँगी आपसे, लेकिन आप मुझे कमेंट यहाँ लिख के दे दीजिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है, या आगे आपको किस टाइप से टॉपिक चाहिए, किस एग्ज़ाम के लिए चाहिए, तो जैसी भी होगी मेरी तरफ से पूरी हेल्प रहेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।
हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? देखा आपने कल का वीडियो? कैसा लगा आपको? कुछ आपके क्वेश्चंस या कुछ आपको डाउट हो तो बोलिए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए नीचे। मैंने एक लास्ट में एक प्रश्न छोड़ा था, वो मैं आपसे ज़रूर करूँगी। किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं इसको ठीक से, या फिर पहली बार आप ये अविकारी शब्द पढ़ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। चलिए शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। आज कुछ प्रश्नों के साथ आई हूँ मैंने जवाब भी यहाँ साथ में दे रखे हैं। थोड़े से प्रश्न कर लेते हैं ताकि आप पता लग जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। हल्के फुल्के प्रश्न हैं कल के टॉपिक से रिलेटेड ही। जैसे अवयव के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, या अवयव क्या है, किस तरह से भी पूछ सकते हैं। अगर आपको अवयव के बारे में या अविकारी के बारे में पूरा पता हो तो मैं थोड़ा सा कल के वीडियो पर जोर दूँगी, आपका रिपीट भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। वैसे कल हमने पढ़े थे अविकारी शब्द, जो 4 प्रकार के मैंने बताए थे, एक 5वां निपात भी बताया था। हालांकि हमने डिटेल सबकी नहीं पढ़ी, आज हम सबके बारे में बताएंगे। तो 4 पढ़े हमने विकारी, जो मैंने बताया नहीं आपको, केवल मैंने ऊपर ऊपर ही बताया कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों होते हैं। और 4 ही होते हैं अविकारी शब्द। तो कल हम अविकारी के 2 भेद पढ़ पाए थे, आगे आज पढ़ेंगे। तो मेरी ये क्वेश्चन है, थोड़ा जवाब देते जाइए, अच्छा लगेगा आपको। देखिए, अवयव के अंतर्गत है क्या क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण, सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द या विशेषण शब्द। यहाँ आंसर मैंने दे रखा है, पीछे वाले में आंसर आपको देने, मैं नहीं बताऊँगी उसके। यहाँ मैंने दे रखा है इसका आंसर। तो देखिए, मैं इसकी आपको पूरी व्याख्या करूँगी इसका, इस शब्द की भी। देखिए, एक बात है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया आपको कि ये परिणामवाचक पहला ऑप्शन है, ठीक है। परिणामवाचक ये है सर्वनाम शब्द, ये है संज्ञा शब्द और ये है क्रिया विशेषण। अगर आपने अवयव सारे पढ़ रखे हैं, यानी अवयव के जो 2 भेदों में विकारी और अविकारी दोनों को पढ़ रखा है, तो ही आप इसका जवाब दे पाएंगे, अन्यथा आप यहाँ फंस जाएंगे। तो हम यहाँ अपना आंसर है परिणामवाचक, जो मैंने कल बताया था क्रिया विशेषण का एक रूप है। ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण बताए थे, है ना। समय या कालबोधक, ठीक है, स्थान बोधक, जो हम पढ़ चुके हैं, ये 2 पढ़ चुके हैं, 2 आगे के पढ़ेंगे। और तीसरा भेद यही है परिणामवाचक। और चौथा भेद क्या है? रीतिवाचक, पढ़ा है ना, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसका आंसर क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ देखिए आप सेकंड, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1। दूसरा देखिए आप, दूसरा है विकारी शब्द नहीं है, ठीक है, विकारी शब्द नहीं है। ये देखिए, जब भी कभी आपके पास में, अगर इस टाइप से जब भी कभी आपके सामने इस तरह से ये आ जाए, नहीं शब्द आ जाए, तो आप पहले ही इसको गोला करेंगे। सबसे ज़्यादा गड़बड़ यही होती है, विकारी शब्द नहीं है। जब हमें 4 विकारी शब्दों के बारे में अच्छे से पता होगा, तभी हम बता पाएंगे। तो विकारी शब्द नहीं है, कौन कौन से नहीं है? संज्ञा शब्द है ये, तो सर्वनाम शब्द ये भी है, विशेषण ये भी है, तो कौन सा नहीं है? संधि नहीं है ना। यहाँ पे संधि नहीं है, इस संधि की जगह आएगा क्या आएगा? इस संधि की जगह आएगा क्रिया। क्या आएगा? क्रिया आएगा। ये भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों के चारों होते हैं हमारे विकारी शब्द। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन। अब मैंने ऊपर तो नहीं दे दिया, नीचे मैंने है दिया, विकारी शब्द है। क्या दिया है मैंने? विकारी शब्द है। देखिए क्या दिया है। अब आपको चारों विकारी शब्द को मैंने ऊपर बता दिए, तो देखिए विकारी शब्द इनमें से एक कोई जो है वही है, यानी 3 ऑप्शन तो दूसरे ही हैं, और दूसरे कौन से हैं ये भी पता लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं विकारी शब्द कौन कौन से हैं। क्या ये है? जी नहीं, ये तो नहीं है। क्रिया विशेषण ये भी नहीं है। संबंध बोधक
ये भी नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा है? ये। बिल्कुल घबराइए नहीं, यहाँ मैंने 2 दे दिए एक साथ, सर्वनाम और क्रिया। जब आप पूरा टॉपिक कर लेंगे अच्छे से तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। यहाँ आपको एबसद में वैसे मिलान करने वाले में भी दे सकते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या है? चौथा आंसर इसका सही है। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए। ऊपर ऊपर तो मैंने इजी क्वेश्चन दे दिए थे, अब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। सुमेलित कीजिए। यहाँ पहला ऑप्शन है, वह मुझे पत्र अवश्य लिखेगा। वह मुझे पत्र अवश्य लिखेगा। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। राम को वनवास मत दीजिए। ठीक है, राम को वनवास मत दीजिए। दूसरा देखिए, संभवतः आज वर्षा आए। मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से पता लगेगा। पहले इन 4 ऑप्शन को देखिए आप एक बार। वह मुझे पत्र अवश्य लिखेगा। अवश्य मैंने कल आपको बताया था, एक तो स्वीकृति याद कीजिए, और एक निषेध, और एक अनिश्चय, और एक अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित बताया था ना। स्वीकृति का मतलब हाँ, निषेध का मतलब ना, और निश्चय का मतलब बिल्कुल काम डेफिनेटली होगा, और अनिश्चित का मतलब संभावना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बताया था नहीं बताया? याद कीजिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ ये चारों ऑप्शन देखते हैं एक बार। वह मुझे पत्र अवश्य लिखेगा, राम को वनवास मत दीजिए, संभवतः आज वर्षा आए। देखिए मैंने हिंट दिया है आपके सामने, है ना। इसको मैंने स्वीकृति लिखा है, यहाँ पे ना लिखा है, यहाँ पे शायद लिखा है ना। बेशक वास्तव में वह गाय है। बेशक वास्तव में वह गाय है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप कि बेशक वास्तव में वह मेरी गाय है। अब मैंने ये ABCD यहाँ 4 लिख दिए, और 4 लिख दिए, छोड़ दिया है मैंने ये। मैं थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर, हालांकि मैंने आंसर दे दिया है, लेकिन आप बताइए मुझे। जैसे मैंने ये लिख रखे हैं चारों के चारों, इनके ही मैंने यहाँ जवाब दे रखे हैं। यहाँ जवाब दे रखा है मैंने, देखिए। वह मुझे पत्र अवश्य लिखेगा। इनमें से आपको ढूंढने हैं, इनमें से ढूंढने हैं आपको। स्वीकृति है ना, तो देखिए यहाँ कौन सा वाक्य है। आंसर को मत देखो आप, मैंने तो दे दिया है यहाँ पे आंसर। यहाँ देखिए, अनिश्चय या निश्चय बोधक क्रिया विशेषण, स्वीकृति बोधक क्रिया विशेषण, निषेध बोधक क्रिया विशेषण, निश्चय वाचक क्रिया विशेषण। इन चारों से मिला के आपको इनके आगे आंसर देने हैं। हालांकि मैंने दे दिया, देखो A में 2 आएगा, B में 3 है, C में 1 है, दे दिया है। फिर भी आप मिला तो लीजिए एक बार। वह मुझे पत्र अवश्य लिखेगा, तो ये स्वीकृति तो आपको मैंने हिंट दिया है, तो सेकंड आएगा इसमें स्वीकृति बोधक क्रिया विशेषण। एक नहीं आया, स्वीकृति बोधक क्रिया विशेषण। दूसरा देखिए, राम को वनवास मत दीजिए, ये मत है यानी मना कर रहा है ना कर रहा है ना, तो निषेध, ना का मतलब निषेध, यह आएगा इसका आंसर। तीसरा देखिए, संभवतः आज वर्षा आए, है ना। संभवतः आज वर्षा आए यानी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, तो हम कुछ कह नहीं सकते। इसका आंसर यह आएगा, निश्चय या अनिश्चय बोधक। अनिश्चय बोधक या अनिश्चय कुछ भी। अब देखिए मैंने यहाँ ये 2 शब्द क्यों लिखे एक साथ, थोड़ा सा देखिए, मैं जूम करके बताती हूँ आपको कि मैंने क्यों लिखे हैं। देखिए, अगर शब्द शुद्धि में भी ये शब्द आते हैं ना, तो आपको ये अनिश्चय इस तरह से, ये जो पहला लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये पहला वाला है, ये वाला गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये इस तरह से सही लिखा जाता है, लेकिन हम प्रचलन में ये लिखते हैं और लिखते लिखते हम गलत कर जाते हैं, इसलिए मैंने 2 दिया है। हालांकि मतलब दोनों का एक ही है, प्रोनाउंसिएशन भी दोनों का एक ही होगा, लेकिन समझने के हिसाब से या शुद्धि के हिसाब से, शब्द शुद्धि के हिसाब से मैंने ये दिया है। देखिए आगे देखिए, राम को वनवास मत दीजिए। कौशल्या माँ कह रही है कि राम को वनवास मत दीजिए। उन्होंने तो सीता के लिए भी तो मना किया था, है ना, लेकिन सभी अपनी अपनी इच्छा से गए थे ना, इच्छा से। सीता भी साथ चल दी, लक्ष्मण भी साथ चल दिए, ठीक है। दशरथ जी ने तो केवल एक को दिया था, कैकेयी के द्वारा दिलवाया गया था, एक को ही दिया था, लेकिन वो सब साथ चले गए। तो वो अपनी स्वीकृति दी उन्होंने जाने की,
लेकिन मैं यहाँ क्या कह रही हूँ, राम को वनवास मत दीजिए, शब्द पे चाहिए मत। अब देखिए, कल मैंने एक लाइन कही थी आपसे कि अव्यय, अव्यय का मतलब जो जैसा है वैसा ही रहेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा भाई, वो बिल्कुल नहीं बदलेगा, एंड तक नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पर ये, अगर मैं आपसे सिर्फ इस वाक्य में पूछूं कि मुझे इस वाक्य में अवयव बताइए, अवयव की परिभाषा याद कीजिए, क्या कही थी? शब्दों के प्रकार, विकार, परिवर्तन, बदलाव के आधार पर होते हैं ना, होते हैं ना। तो मैंने क्या कहा था, अविकारी की परिभाषा क्या बताई थी कि वे शब्द जिन पर काल, वचन, लिंग का कोई प्रभाव नहीं होता। तो यहाँ देखिए, ये मत शब्द है, इस मत को मतो नहीं कर सकते आप, मतु नहीं कर सकते, मते नहीं कर सकते, ये मत मत ही रहेगा। क्या रहेगा? ये मत मत ही रहेगा, ये अवश्य अवश्य ही रहेगा। इसके आखिरी मात्रा लगा के आप अवश्य नहीं बना सकते, अवश्यो नहीं बना सकते, या अवश्य ही नहीं बना सकते, है ना। इस आज को आप आज ही बना रहने दें, आजो नहीं कर सकते, आजू भी नहीं कर सकते, या आज ही नहीं कर सकते, कोई मात्रा नहीं होगी, न इस पर किसी लिंग का प्रभाव पड़ेगा, न इस पर किसी वचन का, न कारक का। तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ तो चलो ये बात हो गई कि ये अविकारी शब्द है। बाकी बात हम यहाँ ये कर रहे हैं कि ये यहाँ दिया है, राम को वनवास मत दीजिए, तो यह निषेध बोधक वाक्य है। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन में मैंने दिख रखा है 3। अब चौथा है, तीसरा है, संभवतः आज वर्षा आए। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, शाम 4 बजे भी आ सकती है, धीरे धीरे भी आ सकती है। देखिए मैं कितने सारे उदाहरण दे रही हूँ। वर्षा धीरे धीरे आ सकती है, यानी कैसे धीरे धीरे, क्रिया कैसे होगी, धीरे धीरे होगी, वर्षा धीरे धीरे आएगी। क्रिया शाम को 4 बजे आएगी, तो क्रिया का समय बता रहा है। क्रिया सुबह आएगी, है ना, समय बता रहा है ना, बता रहा है ना क्रिया। और अजमेर में आएगी तो स्थान बता रही है ना। और कितनी आएगी, 4 इंच वर्षा हुई, 5 इंच हुई, कितना हुआ, झमाझम बारिश हो रही है, बहुत तरह हो गया पूरा राजस्थान, है ना। तो इंचेज में नापे जाता है ना बारिश को। तो परिणाम मतलब कितनी मात्रा बताई जा रही है यहाँ पे। देखिए मैं पूरे शब्द को, पूरे वाक्य को मैं खोल के आपको समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे, इसलिए सिर्फ यहाँ यही कहूँगी कि अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ा जाए। संभवतः आज वर्षा आए, यानी कोई निश्चित नहीं है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, अनिश्चय है ये, अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण। चौथा है, बेशक वास्तव में वह गाय है। बिल्कुल, जब दिख रही है गाय है तो गाय है, लेकिन यहाँ मैंने एक चीज़ छोड़ी है, मैंने इस वाक्य में एक चीज़ छोड़ी है। मैंने यहाँ ये नहीं लिखा वह राम की गाय है, वह मेरी गाय है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना लिखा है वास्तव में वह गाय है ना। अगर मैं यहाँ ये पूछूँ आपसे, देखो कि ये कौन सा वाक्य है, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण वाक्य है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ ये पूछूँ आपसे, बेशक, बेशक के आगे एक चिन्ह लगा हुआ है, वो विस्मयादिबोधक चिन्ह है। क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है ये। तो यहाँ मिलाने की बात आ गई है जब तक, तो ये सही हो गया कि हाँ भाई ये निश्चयवाचक है, चौथे में चौथा ही सही है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। आगे बढ़े। अब जो सवाल है देखिए, थोड़े और उलझाने वाले सवाल दिए मैंने। आज वीडियो थोड़ा ज़्यादा होगा, आप मुझे कमेंट में लिख के स्वीकृति दें कि आपको ज़्यादा लंबे वीडियो चाहिए जिसमें टॉपिक एक ही बार में क्लियर हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, या छोटे छोटे रूप में चाहिए, थोड़े मुझे लिख के बताइए आप। और आज मेरे स्टूडेंट मित्र का बर्थडे है। समीर जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। मेरे पूरे परिवार सहित आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। आपकी जो भी एम्बिशंस हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपकी फैमिली की इच्छाएं आपके साथ जुड़ी हुई है, उनकी इच्छाएं पूरी हो, और आप स्वस्थ रहें, अपनी सफलताएं प्राप्त करें। बार बार वापस से मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूँगी, और आप पढ़ाई में ध्यान लगाएं, ठीक है। ऑल द बेस्ट समीर जी। आगे देखिए, वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, तो वे क्या कहलाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव।
क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप गच्चा खा जाएंगे। क्रिया विशेषण को उनके प्रकारों से सुमेलित कीजिए। एक क्वेश्चन तो बनेगा ये, और इसी में मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया है। मुख्य क्वेश्चन, जो मुख्य प्रश्न है वो देखिए, असत्य कथन छाटिए। क्या कहा मैंने? असत्य कथन छाटिए। ये यहाँ पे छाटना है आपको, असत्य कथन, सॉरी देखिए ये छाटना है आपको असत्य कथन। मैंने दो प्रश्न दिए एक साथ ही मैंने दो प्रश्न दिए यहाँ पे। एसआई लेवल वालों, रीट वालों, जो भी हैं, और ऊपर से कॉलेज लेक्चर वालों के लिए भी है, तो है ये टॉपिक बिल्कुल। नेट जा रहा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबके लिए है ये टॉपिक। देखिए क्रिया विशेषण को उनके प्रकारों से सुमेलित करना है, ठीक है, और उसमें से भी असत्य छांटना है। दो प्रश्न दिए मैंने, ध्यान देखिए। ये लेवल थोड़ा हाई कर दिया मैंने, और अब वाले भी लेवल हाई रहेंगे। पहला ऑप्शन है पंकज अभी अभी उठा है। इसी में आपके 6-7 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देखना आप इसको। मेरा लेवल यही रहेगा कि मैं प्रश्न थोड़े दूंगी, लेकिन एक प्रश्न ही 4-5 प्रश्नों के बराबर होगा, और आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। आप कमेंट में ज़रूर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी जो भी आपको ठीक लगे वैसा आप लिख के ज़रूर बताइए। पंकज अभी अभी उठा है, कौन सा है ये, किस टाइप से है ये? क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण तो हम पढ़ चुके हैं ना, 2 भेद तो, और मोटा मोटा मैं आपको चारों भेदों के बारे में बता चुकी हूँ। पंकज अभी अभी उठा है, तो पंकज उठा, ये क्रिया कैसे हुई है? अभी अभी हुई है, अभी अभी, तो पंकज अभी अभी उठा है। क्रिया कैसे हुई मैं हिंट दे रही हूँ, ध्यान रखना। इसके सामने उत्तर, इसके सामने लिखा हुआ कालबोधक क्रिया विशेषण। यहाँ देखिए पहले मैं इनको ये बताता हूँ। सीमा बहुत सुंदर कढ़ाई करती है। सीमा कैसी कढ़ाई करती है? बहुत सुंदर कढ़ाई करती है ना। आहा क्या तस्वीर बनाई है, वाह क्या तस्वीर बनाई है। चौथा ऑप्शन है घर पर मेहमान आए हैं, है ना, घर पर मेहमान आए हैं। यहाँ देखिए मैं आपको यहाँ इस प्रश्न के बारे में भी थोड़ा डिटेल से बताऊंगी, थोड़ा ये प्रश्न पूरा हो जाए। अब ऑप्शन दे रखे हैं एक कालबोधक क्रिया विशेषण। क्या मैंने बताया कल इसके बारे में? जी बिल्कुल बताया मैंने आपको। कालबोधक, समयबोधक, है ना, कब, कहाँ, कैसे, अब, जब, कब। रीतिबोधक, परिमाण बोधक, स्थान बोधक। हालांकि मैंने चारों नहीं बताए, लेकिन आप समझ जाएंगे अभी यहाँ पे कि क्रिया कब हो रही है, क्रिया कितनी हो रही है, क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया कहाँ हो रही है। ठीक है, क्रिया कब, क्रिया कहाँ, क्रिया कैसे, और क्रिया कितनी हो रही है। चारों ऑप्शंस क्या मैं आपको, मैंने ये चारों के चारों ऑप्शंस है ना, ये चारों ऑप्शन, ये क्रिया विशेषण के भेद है चारों के चारों। अब आपको इसमें से भी छांटना है कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण का बहुत अलग है। प्रश्न समझ गए होंगे आप मेरा। पंकज अभी अभी उठा है ना, यानी कैसे हुई क्रिया, कैसे हुई, अभी अभी उठा है। समय बता रहा है, क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, जरा जवाब आपका आ जाना चाहिए अब तक। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको लाइवली क्लास लूँ, पर थोड़ा अभी शेड्यूल नहीं बैठ पा रहा है, माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। लेकिन आपको अगर जवाब आ रहे हैं ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बाद में, मैं सबके वीडियो मैं जिन्होंने भी मुझे कमेंट किए मैंने सबके जवाब दिए हैं, और मैं सबके देख के आराम से मैं खुद ही जवाब देती हूँ, तो मैं सबके देख के जवाब दूँगी। आप मुझे इन सबके जवाब दें। आज तो मैंने आंसर्स लगा दिए और मैं बताती भी जा रही हूँ। आगे मैं क्वेश्चंस ऐसे बनाऊंगी जिनके आगे मैं जवाब नहीं लिखूंगी, जवाब आपके देने होंगे, फिर मैं बताऊंगी कि कितनों के सही हुए हैं। तो पंकज अभी अभी उठा है ना, पंकज अभी अभी उठा है। कब उठा है, कब, कहाँ, है ना, कब यानी समय बता रहा है, तो ये पहला ऑप्शन सही है, इसमें बिल्कुल सही है। सीमा बहुत सुंदर कढ़ाई करती है। सीमा बहुत सुंदर कढ़ाई करती है। कैसे करती है कढ़ाई? बहुत सुंदर करती है। रीतिवाचक विशेषण, तो इसका आंसर ये भी सही है। आहा क्या तस्वीर बनाई है, आहा क्या तस्वीर बनाई है। परिणाम बोधक, है ना, क्या तस्वीर बनाई, परिणाम बोधक क्रिया विशेषण। चलिए इसको छोड़ते हैं। थोड़ा ये देखिए, घर पर मेहमान आए हैं, स्थान बोधक। मेहमान कहाँ आए हैं? घर पर आए हैं। मेहमान कहाँ हैं? घर पर आए हैं।
अब पर और मे के बारे में मैं बताऊंगी, पहले इसका आंसर जान लीजिए क्या होगा। यहाँ ये जो थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, ये है इसका सही आंसर। ये अलग है, इसमें अलग कैसे है ये थर्ड, क्योंकि यहाँ आहा क्या तस्वीर बनाई। हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अगले ही क्वेश्चन में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी कि ये विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण है। विस्मयादि बोधक शब्द आपने पढ़ रखा होगा, जिसमें ऐसे शब्द आएंगे, अभी हम आगे टॉपिक में क्लियर करेंगे इसको। पर यहाँ ये सबसे अलग यही है, सबसे अलग यही है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, यहाँ ये चारों तो सही है, काल बोधक, रीति बोधक, परिणाम बोधक, स्थान बोधक, ये चारों तो सही है। यहाँ पे ये चारों के चारों सही दे रखे हैं, लेकिन इनके सामने जो है ना, ये वाले तो बिल्कुल सही है, पर जो ये चीज़ है ना, ये गलत है। यहाँ पे यहाँ इसकी जगह ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे मुझे कि आप परिमाण बोधक का ही मुझे उदाहरण देके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का मुझे वेट रहेगा, आप बताएंगे। अब थोड़ा जान लेते हैं कि ये मे और पर का राज क्या है। देखिए, अधिकरण कारक, कारक पढ़े आपने। अधिकरण कारक में मे और पर दो शब्द ऐसे आते हैं, मे यानी अंदर और पर यानी ऊपर। जैसे रसोई में, किताब में, ठीक है, ग्लास में, है ना। अब जो मेहमान आएगा वो सीधे कमरे में तो जाएगा नहीं, कमरे में नहीं जाएगा ना, घर पर आएगा। हाँ, कोई बाहर से आया तो हम उसे ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे घर में है, ये हमारे घर में है, घर के अंदर है ना, घर के अंदर। इन दो चीज़ों का मतलब बहुत अच्छे से समझना आपको। ये भी चीज़ कन्फ्यूज करती है। किसी चीज़ से कोई चीज़ स्पर्श करती है तो वहाँ पर आता है ना, और वो कोई चीज़ अंदर है, इनसाइड की तरफ है। एक तो आपने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे ना, इट और इन और इनटू, वही चीज़ यहाँ काम करेगी। इन अंदर, जैसे कमरे में, रसोई में, किताब में, और ऊपर यानी देखो मैंने लिख रखा, आप इसको पोज करके पढ़ सकते हैं। ऊपर, टेबल पर, दरी पर, छत पर, ठीक है। अब जो दो वस्तुएं प्राणी, दोनों में से कोई भी हो, चाहे आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे अगर मैं छत पर खड़ी हूँ तो मैं छत से स्पर्श करते हुए खड़ी हूँ, ना कि मैं लटक रही हूँ। मैं लटक नहीं रही हूँ ना, वहाँ पे मैं खड़ी हूँ और छत का और मेरा स्पर्श हो रहा है। जैसे कमरे में पंखा चल रहा है, पंखा छत से लटक कर चल रहा है। हाँ, टेबल फैन छत पर पड़ा है, देख लीजिए। टेबल फैन, जो टेबल का पंखा होता है, पंखा टेबल पर पड़ा है, ठीक है। वो टेबल के ऊपर पड़ा है ना, तो टेबल का उससे टचमेंट हो रहा है, वो स्पर्श कर रहा है उससे। अब जो ऊपर लटक रहा है, क्या वो ज़मीन को स्पर्श कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो वो कमरे के अंदर है ज़रूर, लेकिन वो स्पर्श नहीं कर रहा था। तो ये मे और ये पर का जो बिल्कुल बारीकी से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे अपनी समझ को विकसित कीजिए आप। केवल मैं यहाँ इतना बताना चाह रही हूँ कि कोई चीज़ किसी मे और पर बिल्कुल पास वाले शब्द हैं। अगर पूछा जाए कि मे का प्रयोग कहाँ होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अंदर और अंदर। जैसे जयपुर के अंदर भी, जैसे दूदू है, आया था, नरेना है, बहुत सारे। जैसे जोधपुर है, जोधपुर में भी जैसे ओसिया है, बहुत सारी चीज़ें। अजमेर है, अजमेर में किशनगढ़ है, ठीक है। इस तरह से अंदर से जो डेप्थ का होता है उसके लिए पूछा जाता है। दूसरी बात, आगे चलें, समझ में आ गया होगा। अब एक यहाँ पे विकारी शब्द, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, जो मैंने कल क्वेश्चन छोड़ा था उसका जवाब किसी ने नहीं दिया, मुझे बहुत बुरा लगा दोस्तों। आपको जवाब देना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया आपकी वॉइस अच्छी है, किसी ने कहा मैम वीडियो अच्छा बनाते हो, किसी ने क्या कहा। लेकिन सवालों के जवाब भी देना सीखिए, है ना। आप ही की वोकेबलरी में इंक्रीज़ होगा, आप ही के लिए ही, आपके ज्ञान के लिए अच्छा होगा। विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों होते हैं। अब जो मैंने कल क्वेश्चन छोड़ा उसका जवाब नहीं देने जा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। और एक सवाल कल के लिए छोड़ दूंगी यहीं पर, एक सवाल कल के लिए छोड़ूंगी यहीं पर। और बिल्कुल आशा करती हूँ मैं आपकी कि इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर देंगे। जो बिल्कुल मेरा वीडियो ध्यान से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये यहाँ लिखा है मैंने, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी भाव। संज्ञा की सिंपल सी परिभाषा है। हिंदी ग्रामर में अगर हम सबसे पहले जब भी हम
स्कूल में या ऑफलाइन बेच में पढ़ाते हैं, सबसे इजी टॉपिक यही लेते हैं सब लोग क्या, मोस्ट ऑफ द, मैं नहीं लेती, बाकी सब लोग लेते होंगे, लेकिन मैंने इस संज्ञा को भी इतना डेप्थ में जाके पढ़ाया है, बहुत डेप्थली जाके पढ़ाया है मैंने, कि मेरी इच्छा है मैं आपको ऑफलाइन इसमें ऑनलाइन वाले यूट्यूब पर भी मैं ये वीडियो डालूँ आपके लिए, अगर आपकी सहमति होगी तो मैं ज़रूर डालूँगी। तो यहाँ अगर हम पूछे बात करें विकारी शब्दों की, तो संज्ञा में क्या आता है देखिए, क्योंकि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने मैं और पर पूछा है, तो एक हमने क्रिया विशेषण का एक भेद पढ़ा था, स्थानवाचक। तो जब यहाँ स्थान शब्द आ रहा है तो क्या ये विकारी शब्द नहीं है? समझने की कोशिश कीजिए। स्थान शब्द यहाँ आ रहा है क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, सवालों में ये देखकर आपको उलझा सकता है। तो मैं सिर्फ यहाँ आपको बिल्कुल बारीकी से देखिए, इस चीज़ को आप भले नोट कर लेना कहीं पे, कि विकारी शब्द में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है, ठीक है, और हमारे अविकारी शब्दों में स्थानवाचक क्रिया विशेषण दे दिया। तो क्या अधिकरण कारक जिसमें मैं और पर आते हैं, तो ये जो कारक हैं वो भी विकारी शब्द हो गए। फिर तो है तो एक ही ना दोनों, लेकिन अपनी अपनी जगह ये अपने अपने लेवल को लेके बैठे हैं। कैसे देखिए, कारक संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया के मध्य संबंध बताने वाले योजक शब्द या योजक चिन्ह या अवयव, है ना, कई तरह से नाम से हम ले सकते हैं। अगर शब्द आ जाए योजक तो भी ठीक है, योजक चिन्ह आ जाए तो भी ठीक है, शब्द आ जाए तो भी ठीक है, अवयव आ जाए तो भी ठीक है, जोड़ने वाले आ जाए तो भी ठीक है, समुच्चय बोधक भी आ जाए तो भी ठीक है, बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जो मैं बोलती हूँ ना, जैसे कई कई चीज़ें सारी लिखी नहीं जा सकती, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, बोल के वर्बली बता देती हूँ। तो अगर आपको लगी नोट करने लायक है तो कर लीजिए। इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण और अधिकरण कारक एक ही है। मैंने कल एक सवाल छोड़ा था कि क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण और अधिकरण कारक एक है? हाँ, एक ही है ये दोस्तों। क्यों एक है? क्योंकि देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो कि विकारी शब्द है, और विकारी शब्द संज्ञा, और संज्ञा में हम क्या पढ़ते हैं, संज्ञा की परिभाषा में अभी अभी मैंने ऊपर बताया, जूम करके देखिए, जूम करके स्थान में हमने अधिकरण कारक अभी पढ़ा था। कारक में पूछा जाए तो अधिकरण कारक आएगा, और क्रिया विशेषण पूछा जाएगा तो स्थानवाचक आएगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाता है 4 ऑप्शन देख के, क्या मैं बता रही हूँ, आप लोग नोट करें तो धीरे धीरे इसको सुन लीजिए। देखिए, अगर मैं चारों ऑप्शन बोल रही हूँ, आप बताना कि क्या है। क्या अधिकरण कारक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण एक है? हाँ, बिल्कुल एक है, बिल्कुल एक है, बिल्कुल ही एक है साहब, ये घबराने की ज़रूरत नहीं है अब तो। और दूसरा मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, इसी तरह विस्मयादि बोधक, और एक चीज़ और रहेगी, वो जब आप टॉपिक क्लियर करेंगे तब आप खुद ही आंसर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, क्या छोड़ दें यहीं पे या आगे करा जाए? चलो ऐसे करते हैं, ये 2 कर लेते हैं, एक परिणामवाचक रह गया और एक रीतिवाचक रह गया, बाकी का कल करेंगे पूरा। चलिए, कल हम कहाँ थे? हम पढ़ रहे थे कल स्थानवाचक, ठीक है। स्थानवाचक के आगे का पढ़ते हैं कि जैसे दिशा का ज्ञान कराते हैं। अब कुछ जैसे समय और कालबोधक में तो जैसे कुछ शब्द से आप पकड़ लेंगे, कब, कहाँ, है ना, कब सुबह हो रहा है, शाम हो रही है, दोपहर में है ना, 2:30 बजे, या पर्टिकुलरली आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे का समय दे दिया जाएगा कि सांझ के बाद, है ना, दिन के मध्य में, मध्याह्न, अपराह्न, प्रातः, ये शब्द आ जाएंगे। मैंने लिखवाए नहीं थे, मैं बता रही हूँ। और यहाँ दिशावाचक में, इसमें स्थानवाचक में दिशा का बोध कराने वाले शब्द आएंगे, जैसे कहाँ, जैसे क्रिया विशेषण दिशा का बोध कराते हैं, जैसे कब, यहाँ सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य कहाँ अस्त हो रहा है? दिशा का बोध करा रहा ना, ये पश्चिम में अस्त होता है, सबको पता है। मेरी तरफ देखो या मेरी ओर देखो, ये तरफ और ओर क्या है? ये अव्यय है, अविकारी है। इधर मत जाओ, है ना, स्थान का बोध कराने में इधर मत जाओ, क्या पता खड्डा हो रहा, आप गिर जाओ। उधर मत जाओ, क्लियर। यहाँ देखिए, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं समानाधिकरण को, अभी नहीं समझ में आएगा, मैं बिल्कुल क्लियर करवाऊंगी, थोड़ा रुकिए,
थोड़ा धैर्य बनाए रखे। पूजा रोज शाम पूर्व में टहलती है, यानी वो पूर्व दिशा की ओर जाती है और वहाँ पे टहलती है। सीमा संध्या काल पढ़ती है, तो शाम का समय हो गया 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, पर्टिकुलर टाइम नहीं देखकर यहाँ पे काल बता दिया एक कि सुबह है, शाम है, साय है, रात है, मध्य रात्रि है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, चौथा करते हैं हम, तीसरा करते हैं परिणामवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्रिया की मात्रा बताई जाती है, कितनी, इतनी, उतनी, जितना, है ना। राम बहुत मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। समीर बहुत पढ़ाई करता है ना। चंदन देर रात तक पढ़ता है। जो जिनने मेरी वीडियो देखी, मैं उनके नाम भी लेती जा रही हूँ साथ साथ में, और मैं कहती भी जाती हूँ। जीतू देर तक सोता रहता है, ठीक है ना। जीतू सूर्योदय के बाद उठता है। पंकज बहुत खाता है। लक्ष्मण खूब सोता है। आगे देखिए और भी है। इश्क बहुत अच्छा लिखती है। इश्क बहुत ज़्यादा लिखती है। बहुत और ज़्यादा दोनों ही हो गया ना, देखो तो एक ही लेंगे, एक ही काम में लेंगे हम। और दीपक बहुत अच्छा गाता है। बहुत सारे हैं और भी बहुत हैं। थैंक यू, आपको बहुत बहुत आभार और आपको ढेर सारी बधाइयाँ आगामी एग्ज़ाम के लिए। जिन्होंने कमेंट किया मैंने उनके नाम भी ले लिए। अब काफ़ी सारों के नाम नहीं ले पाई हूँ, तो उन सबको भी बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। आगे चलिए, चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब क्या होता है, स्टाइल, है ना। स्टाइल, ढंग, क्रिया की होने की रीति, तरीका, ढंग, स्टाइल, कितने सारे शब्द हैं। क्रिया कैसे होती है, कोई काम करता है ना आदमी, जैसे कोई किसी को खाने की आदत है तो धीरे खाएगा, कोई तेज खाएगा, कोई बिल्कुल स्लो खाएगा, चबा चबा के खाएगा। किसी को चलने की आदत है, जल्दी जल्दी चलेगा, धीरे चलेगा। किसी को बोलने की, फटाफट फटाफट बोलेगा। अब ये यहाँ शब्द भी ऐसे आएंगे, देखो, धीरे धीरे, तेज तेज, जल्दी जल्दी, फटाफट। अच्छा, आगे मैं इनको सारे आपको शब्द लिखवा रही हूँ, मैं बताते जाऊंगी। जैसे बस फटाफट भर गई। बस कैसे भरी, बस के भरने की स्टाइल क्या रही, फटाफट भर गई, खचाखच भर गई, लबालब भरा हुआ है, दबादब खाए जा रहा है, सटा सट चाटे लगा दी, चटा चट सट चाटे लगा दी, धड़ाधड़ गिर गया, है ना। गिलास धड़ाधड़ धड़ाम से गिरे। कुछ भी क्या हो रहा है वहाँ, आपको क्रिया से क्वेश्चन करना है। ये शब्द ये आएंगे। अब इसको फटोफट तो नहीं बोल सकते अपन, फटाफटी भी नहीं बोल सकते। देखिए आप, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आगे देखिए, अब इनका हल्का सा एक समग्र रूप से मैंने चारों का बता दिया, और इसके बाद हम अपना वीडियो ख़त्म करेंगे, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जैसे कालवाचक, जैसे क्रिया विशेषण के हमने 4 भेद पढ़े, जिसमें एक तो था समय बोधक, एक स्थान बोधक। वापस से आपके रिवीजन हो जाएगा, देख लीजिए। एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एक परिणामवाचक, चारों पढ़े थे। अब इन चारों के कुछ कुछ हैं, जैसे समय में कब, सुबह, शाम, रात, दिन, 2 घंटे, 2 दिन, हमेशा, रोज, प्रतिदिन, है ना। ये सारे शब्द आ जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे। स्थानवाचक में कहाँ, स्थान, दिशा, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, यहीं कहीं, बगल में, निकट में, है ना, ऊपर, नीचे, साइड में, बाजू में, पार्श्व में, बहुत सारे आएंगे। कितने लिखा है, आप जब खुद देखते जाए, अब आपके आसपास पेपर में कहीं भी पढ़े, किसी को बोलते हुए सुने, तो उनके वाक्य को पकड़े कि इसने अविकारी शब्द कौन सा बोला है, और अपने आप मनन करें। तो चलिए, अब काफ़ी देर हो गई है, वीडियो ख़त्म करते हैं। एक और रह गया है ना, एक और रह गया है, सॉरी। परिणामवाचक, कितना, कम, ज़्यादा, अल्प, न्यून, यानी क्रिया की मात्रा बताई जा रही है। थोड़ा, बहुत, तुच्छ, इतना सा, इन्ना सा, उतना सा। ओहो, शाम ने अभी यहाँ अत्यधिक शोर शराबा किया, गुलाल उछाला। हाँ, देखो यहाँ मैंने सारे दे दिए। शाम ने, इसमें बताना मुझे कौन कौन से हैं। अभी 1, यहाँ 2, अत्यधिक 3,
और क्या किया, शोर। चारों दे दी मैंने एक ही वाक्य में, देख लीजिए, आपको देख लीजिए, शराबा किया। इस तरह से आपको पकड़ने हैं। तो थैंक यू दोस्तों अपना समय देने के लिए। और मैं एक बार फिर से उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने वीडियो देखा, कमेंट किया। बाकी आप सब लोगों के लिए ढेर सारा गुड विशेसेस, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स। हेलो प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देख, कल का वीडियो आप तक पहुंच गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर मेरा हक बनता है कि आपको मैं पूरी अच्छी तरह से वीडियो क्लियर करवाऊँ, और इस चक्कर में वीडियो लंबा भी हो जाए तो थोड़ा सा सहन करना होगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि कमेंट सेक्शन मेरा ऑफ हो गया था किसी वजह से, अब वो स्टार्ट है, आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विकारी शब्दों में हम पढ़ रहे थे क्रिया विशेषण, जो हमने कल कंप्लीट कर लिया। उसके 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। समय बोधक, स्थान बोधक, रीति बोधक और परिणाम बोधक। आज हम पढ़ेंगे विकारी शब्द का, अविकारी शब्द का दूसरा संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, और हो सकता है आज मैं सारे क्लियर करवा दूं, तो फटाफट से हम करेंगे, पर मैं आशा करूँगी कि आपको सारा समझ में आ जाए। ठीक है, तो बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये जो संबंध बोधक अव्यय है ये 2-3 जगह टच करेगा, तो इसे हमें बहुत बारीकी से समझना है। और यहीं पे माइनर से माइनर मिस्टेक क्या होती है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संबंध बोधक, एक चीज़ और बताऊं, जितने भी ये क्रिया विशेषण या संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक, ये जो नाम है ना, इन्हीं में इनकी परिभाषा या डेफिनेशन छिपी हुई है, तो आपको समझ आ जाएगी। संबंध बोधक अव्यय यानी 2 संज्ञा या 2 सर्वनाम या एक संज्ञा या एक सर्वनाम के मध्य जो शब्द जोड़ने का काम करते हैं ना, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एक लड़का और एक लड़की के बीच में जो संबंध है, एक लड़के और लड़के के बीच में जो संबंध है तो दोनों संज्ञा ही ना। ठीक है, या एक सर्वनाम और एक सर्वनाम के बीच में, एक संज्ञा और सर्वनाम के बीच में, हम कैसे भी ले सकते हैं। एक निर्जीव वस्तु और एक सजीव वस्तु, इनके मध्य में संबंध रहता है। तो कुल मिला के मैं यहाँ रिलेशंस की बात कर रही हूँ कि जो भी संबंध इनके बीच में, जो संबंध बनाने वाले शब्द है ना, उन्हीं संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और जोड़ेगा किसको, या तो 2 संज्ञा होगी या 2 सर्वनाम, या एक संज्ञा एक सर्वनाम। तो देखते हैं यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ मैं। सीता के बिना राम परेशान है। सीता के बिना राम परेशान है। यहाँ पे सीता क्या है तो स्त्रीलिंग, लेकिन ये क्या है, संज्ञा। ठीक है, और यहाँ पे राम क्या है, ये भी संज्ञा है। ऊपर लाइन देखिए, संज्ञा या सर्वनाम, तो 2 संज्ञा है, तो 2 संज्ञा के मध्य, दोनों के मध्य संबंध, जो ये बीच वाला शब्द बना रहा है ना, ये संबंध बोधक है। के बिना राम परेशान है। और ये परेशान क्या है, ये क्रिया है। एक और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ऊपर वाले उदाहरण मैंने संज्ञा के बताए, नीचे वाले आप देखिए सर्वनाम के हैं। वह उसके बिना परेशान है ना, वह उसकी वजह से परेशान है। आज मैं आपको बहुत सारे शब्द भी लिखवाऊंगी जो अवयव शब्द हैं, जो इन जितने भी ये प्रकार है ना, इन प्रकारों के बीच में आने वाले जो शब्द है ना, वो बताऊंगी। अगर ये मेरी ऑफलाइन क्लास होती ना, तो आप शानदार तरीके से समझते इस चीज़ों को, और एक ही बार में आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी मैं यहाँ कोशिश करूँगी, यूट्यूब पर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक ही बार समझ में आ जाए, इस टॉपिक को आप दोबारा ना पढ़े, देखने की ज़रूरत ही नहीं हो, और आप फटाफट से जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए और आप बिल्कुल सही से टिक लगाए। यहाँ देखिए, वह उसके बिना परेशान है। ये वह क्या है, यहाँ पे वह सर्वनाम है। क्या है वर्ब, ये वह सर्वनाम है। उसके बिना है ना, ये उसके बिना। अब उसके तो हम चेंज कर सकते हैं, बिना को हम चेंज नहीं करें। बिना को हम बिनू नहीं बना सकते, बिना को हम बिनो नहीं बना सकते, या बिन्नी भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये तो अवयव है। जो जैसा है कैसा रहेगा, वैसा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं बदला जा सकता, ना तो इसका रंग बदलेगा, ना रूप बदलेगा, ना इस पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, न काल का, न वचन का, किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वह उसके बिना परेशान है, बिल्कुल
अभी जैसे एग्ज़ाम नहीं हो रहे तो बच्चे एग्ज़ाम के बिना परेशान हो रहे हैं ना, या कुछ बुक्स नहीं मिल रही तो उसकी वजह से परेशान है। ढेरों उदाहरण हैं, ढेरों, लेकिन समझने के लिए एक दो उदाहरण ही काफ़ी होते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरा समझ में आ जाए। देखिए, बिना कारण जाने ही, है ना, देखिए वापस बताऊँ, वह बिना कारण जाने उससे नाराज़ है। भाई कोई तो कारण होगा नाराज़ होने का। वह बिना कारण जाने उससे नाराज़ है। किसी भी कारण से कोई नाराज़ हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ अवयव शब्द क्या है, तो आप क्या कहेंगे? बिना को बताएंगे या कारण को बताएंगे? किसको बताएंगे आप? बिना ही अवयव शब्द है, कारण तो कारणों हो जाएगा। कारण, कारणों, है ना, यहाँ तो मात्राएं चेंज हो रही है। अब देखिए, ये जो पहचान के शब्द दिए ना, ये बहुत हेल्प करेंगे आपके लिए। ये इतने सारे अवयव के शब्द दिए मैंने, ये संबंध बोधक अवयव के पहचान के शब्द है, बहुत ही काम के आएंगे। इनमें से कोई भी एक आ जाएगा, आप पहचान लेंगे। जैसे देखिए, अभी मैं आपको एक एक बताते जाऊँगी। जैसे ये क्या है? बदले, पलटे, हेतु, लिए, कारण, खातिर, मारे, है ना, चलते, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। सहित, बिना, बगैर, अतिरिक्त, वास्ते, बिन, एवज, आगे, पीछे, इधर उधर, पास पास, बहुत सारे, ढेर सारे हैं ऐसे, बहुत सारे हैं। कितने बताऊँ मैं? संग संग, चलते चलते, साथ साथ, ये जो भी हैं वो सब इसमें आएंगे। अब यहाँ एक चीज़ बहुत माइनर सी जो मैं कह रही थी आपको कि ये हमें 2-3 जगह टकराएगी ये, और वहीं से हमें बच के निकलना है। चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ से बचा के ले जाऊँगी। देखिए, नोट करिए, इस चीज़ को बड़े नोट से लिखना आप। ये शब्द क्रिया विशेषण भी बन जाते हैं। कौन से शब्द? संबंध बोधक शब्द। समझ में आ रहा है आपको? संबंध बोधक शब्द बिल्कुल क्रिया विशेषण बन जाते हैं अगर क्रिया के ठीक पहले आए तो। ये लाइन मैंने पहले भी बोली थी आपको, क्रिया विशेषण में बोली थी कि नहीं बोली थी, कि क्रिया के जस्ट पहले जो अवयव आएगा वो क्रिया विशेषण होगा, है ना। लेकिन संबंध बोधक शब्द में क्या आएगा? संबंध बोधक में क्या होगा? ये दो संज्ञाओं के मध्य आएंगे। जैसा मैंने ऊपर उदाहरण दिया आपको, देखिए, दो संज्ञाओं के मध्य है ना, क्रिया के पास तो है ही नहीं ना, क्रिया के पास तो राम बैठा हुआ है। देखिए ऊपर उदाहरण में, देखिए, क्रिया के पास तो राम बैठा हुआ है ना भाई, ये तो बीच में आ रहे हैं। ये एक उपवाक्य है, ऐसे समझिए आप, ये एक उपवाक्य है, छोटा सा वाक्य है जिसमें कर्ता है और क्रिया है। क्लियर? और इन दोनों के मध्य जो संबंध बता रहे हैं ना, ये जो के बिना आया यहाँ पे, यही संबंध बोधक है। अगर मैं कहूँ यहाँ इस क्रिया के पास में, किसके पास में? इस क्रिया के पास में, इस वाली क्रिया के पास में, अगर यहाँ आ जाता ना ये, तो क्रिया विशेषण हो जाता, बिल्कुल जस्ट पास में। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई, आप थोड़ा पेपर पलट के देखना थोड़ा, ठीक है, या वीडियो पॉज करके आप वापस देखना एक बार। आगे देखिए, दूसरी लाइन क्या कह रहा है ये, कि एक तो ये कह रहा है कि ये शब्द क्रिया विशेषण बन जाएंगे अगर ये बिल्कुल, अगर ये ठीक क्रिया के पहले आए तो। और दूसरी लाइन क्या कह रहा है? यदि इनका प्रयोग दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है तो ये क्या कहलाएंगे? ये अवयव कहलाएंगे। और कौन से अवयव? कौन से? संबंध बोधक अवयव कहलाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने एक ये डायग्राम आप बना लेना, थोड़ा सा आपको ज़रूरत है इसको समझने की। ये डायग्राम बना लेना आप अपनी कॉपी में, बनाना ज़रूर, बिल्कुल। थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ आपको, देखो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे इसको क्लेरिफाइंग करेंगे हम। देखिए, ये एक उपवाक्य है, मतलब ये बहुत लंबी लाइन है एक तरह से देख लीजिए, और छोटे छोटे उपवाक्य है। नंबर 1 उपवाक्य, नंबर 2 उपवाक्य और नंबर 3 उपवाक्य। ठीक है, एक पूरी लाइन है ये पूरी लाइन है। और इनमें मैंने आपको छोटे छोटे एक उपवाक्य में एक तो क्या रहेगी, एक तो कर्ता रहेगा, है ना, और एक ही क्रिया रहेगी। ठीक है, और इसके मध्य ये जो आएंगे, यहाँ पे आएंगे अव्यय शब्द। क्या आएंगे? अव्यय शब्द। इस तरह से इसमें भी आ जाएंगे, इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा, तीनों में आ जाएंगे। यानी छोटे छोटे कई उपवाक्य हैं, इनके बीच में अगर कुछ आ जाता है, अभी समझ में नहीं आएगा, आगे क्लियर होगा ये, लेकिन हल्का सा मैं हिंट दे देती हूँ आपको ताकि समझ में आ जाएगा। ये जो छोटे छोटे उपवाक्य हैं,
एक उपवाक्य, दो उपवाक्य, तीन उपवाक्य, इनके बीच को ये जो मैंने यहाँ लिख रखा है ना, ये देखिए समुच्चय बोधक यहाँ लिख रखा है, ये यहाँ लिख रखा है, इनके बीच में जो कुछ आएंगे, ये चौथा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है अपना समुच्चय बोधक अव्यय, वो यहाँ आएगा। क्योंकि देखिए एक यहाँ पे तो क्या आएगा, या तो दो संज्ञाएं आ जाएगी या दो सर्वनाम आ जाएगा और उनके बीच में जोड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपका ये वाक्य ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे वाक्य ख़त्म कब होता है, एक पूरा का पूरा सार्थक वाक्य कब बनता है ना। जैसे राम पढ़ाई करता है, राम गणित की पढ़ाई करता है लगते ही वाक्य सार्थक हो गया, अर्थ भी निकल रहा है कि हाँ भाई मैथ की तैयारी कर रहा है, ठीक है। और सीता क्या कर रही है, सीता साइंस की पढ़ाई कर रही है। लेकिन फिर एक शब्द और जोड़ दिया मैंने, मैं उदाहरण दूँ आपको, जैसे राम पढ़ाई करता है, ठीक है, राम गणित की पढ़ाई करता है, और यहाँ लिख दिया मैंने और सीता साइंस की करती है, फिर लिख दिया लेकिन मीरा इन दोनों के लिए खाना बनाती है। जो मैंने यहाँ और लिखा है, अभी आएगा, अभी उदाहरण एक ऐसा ही आएगा, और यहाँ लेकिन लिखा है, ये जो इन उपवाक्यों, छोटे छोटे उपवाक्यों के मध्य आएंगे ना, ये कहलाएंगे समुच्चय बोधक। जी हाँ, ये बहुत माइनर से समझने की चीज़ है। आगे चलिए समझते हैं इसी को। थर्ड पार्ट है अपना, मैं इसको थोड़ा बाद में बताऊंगी, पहले यहाँ देखिए, ये रहा समुच्चय बोधक। यहाँ देखिए समुच्चय बोधक अव्यय दो, मतलब दो संज्ञाओं के बीच में आएंगे, दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में जो अवयव आएंगे वो क्या कहलाएंगे, संबंध बोधक, है ना। दो के मध्य संबंध दर्शा रहे हैं, और ये किसी वाक्य के बीच में आएंगे, समझ रहे हैं, दो वाक्य के बीच में। तो देखते हैं थोड़ा सा, समूह का बोध कराने वाले, है ना, समूह का बोध कराने वाले अव्यय पद कौन से, दो उपवाक्यों के मध्य जो जोड़ने का काम करते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अभी मैंने आपको तीन उपवाक्य का बताया पीछे वाले पेज में, यहाँ देखिए मैंने यहाँ दो ही लिखा है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। इन चार पाँच जितने भी उपवाक्य होंगे ना छोटे छोटे, उन उपवाक्यों को जोड़ेगा ना, वो शब्द क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। और वाक्य कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वाक्य, सार्थक। देखिए ये रहा वाक्य, सार्थक होना चाहिए। और अच्छा, अब सार्थक आप कहेंगे मैडम वाक्य सार्थक है तो कैसे पता लगेगा, वाक्य का कौन सा भाग उपवाक्य कहलाएगा, वाक्य का छोटा टुकड़ा, वाक्य का भाग, मतलब जो भी पूरा वाक्य है उसका एक छोटा भाग, उसका छोटा टुकड़ा उपवाक्य कहलाता है। कैसे, जैसे मैं बोल के बता रही हूँ, जैसे राम सोता है लेकिन लक्ष्मण पढ़ाई करता है ना, और उनकी माता उनके लिए खाना बनाती है। ये पूरा लाइन होगी ना एक। अब इसमें राम सोता है आ गया यहाँ तक, राम कार्य कौन सा कर रहा है, सोने का कार्य हो रहा है वहाँ पे, लक्ष्मण पढ़ाई करने का कार्य कर रहा है। अब इनके बीच में ये छोटे छोटे हैं, जिसमें एक क्रिया और एक कर्ता है और हल्का फुल्का कुछ कोई योजक शब्द जुड़ा हुआ है, वो एक छोटा उपवाक्य है। बहुत प्रयास की ज़रूरत रहेगी आपको, एक बार में नहीं आएगा, आप इसे दोबारा देखना पड़ेगा आपको, पर मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको एक बार में क्लियर हो जाए। देखिए वापस से समझिए, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, और वाक्य के छोटे छोटे टुकड़े उपवाक्य कहलाते हैं। समझ में आया, उपवाक्य यानी अपने आप में स्वतंत्र वाक्य होता है, छोटा स्वतंत्र वाक्य। उपवाक्य, एक उपवाक्य यहाँ देखना, यहाँ पे इसको मैंने क्या बोला, इन उपवाक्यों को जोड़ने वाले योजक ही समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। मैंने पीछे वाले पेपर में आपको उपवाक्य का ये छोटा सा डायग्राम बना के बताया था, यहाँ फिर मैंने बताया। मेरे प्रयास ये रहेगा कि आप समझ जाएं। देखिए ये छोटे छोटे उपवाक्य हैं, है ना, इनके बीच में एक सार्थक समूह है वाक्य का, जो छोटा, पूरे के पूरे वाक्य का छोटा भाग, पूरे के पूरे वाक्य का छोटा भाग, और जो समुच्चय बोधक है ना वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। आएगा कैसे, चलिए देखते हैं, थोड़ा लाके बताते हैं उसको। इन उपवाक्यों को जोड़ने वाले योजक ही समुच्चय बोधक कहलाते हैं, ठीक है। अब ये होते कितने हैं समुच्चय बोधक, अगर मान लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ऊपर कर लिया है तो क्या कहा जाएगा कि समुच्चय बोधक अवयव कितने रूप होते हैं, बिल्कुल बेसिक से उठा के दे दिया जाएगा। जब हम पढ़ेंगे तभी तो पता लगेगा ना। एक होता है समानाधिकरण और एक होता है व्याधिकरण। ये जब हम वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे ना तब मैं इसको ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ मैं हल्का सा हिंट दे देती हूँ आपको कि दो भेद होते हैं, उनमें होता क्या है, एक होता है समानाधिकरण, जैसे कि नाम में अर्थ छिपा हुआ है, समुच्चय बोधक अवयव,
है ना। क्या कहलाता है ये? समानाधिकरण। ये संयोजक का काम करता है, जोड़ने वाला, है ना, जोड़ने वाला। ये संयुक्त वाक्य में काम में आएगा। और ये जो व्याधिकरण है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ये मैंने डॉट डॉट करके लिखे हैं, आप समझ जाइएगा। समुच्चय बोधक अव्यय में की और वी लिखूँ तो क्रिया विशेषण समझना है आपको। तो ये व्याधिकरण क्या आएगा? विभाजक या अलग करने का काम करते हैं। क्लियर? और करते कैसे हैं देखिए, नीचे दिए रखा मैंने हल्के से। समानाधिकरण संयुक्त या योजक शब्दों में काम में आएंगे, जो इनको जोड़ने का काम करते हैं। और व्याधिकरण ये मिश्र वाक्यों में काम में आते हैं। मिश्र वाक्यों में आपने पढ़ा जकार वाले शब्द, जकार वाले शब्द पढ़े ना आपने, जैसे एक प्रधान और एक उपाश्रित वाक्य होता है, उन दोनों के मध्य जो योजक चिन्ह होता है मिश्र वाक्य में, जकार वाले शब्द। जैसे एक है आपके यहाँ पे, ये जो एक तो जकार आएगा और एक ककार आएगा। ककार में तो केवल की आता है ना। और जैसे ककार में आता है क्योंकि, और जकार में आएगा जो, जैसे, ठीक है। और जू जू, जैसे जैसे, जैसे ही, जैसे कि, जिसका, इस तरह से ये जकार वाले शब्द बोलते हैं इनको। तो यहाँ सिर्फ यहाँ इस टॉपिक एग्ज़ाम के लेवल से देखें तो रीट वालों और एसआई वालों के लिए तो ये पूछा जा सकता है कि समुच्चय बोधक अवयव के भेदों में शामिल है अथवा नहीं है। 4 स्टेटमेंट देके भी पूछ सकते हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए और लगना भी चाहिए कि नहीं, हाँ भाई पढ़ के आए हैं आप, एग्जामिनर चेक करना चाहेगा वहाँ आपको। अब यहाँ मैं इनके जो पहचान वाले शब्द है ना, वो बताने की कोशिश करूँगी, समझ जाएंगे आप। देखिए, लेकिन, किंतु, परंतु, और, है ना, या, अथवा, तथा, एवं, वरन, ठीक है। थोड़ा और जूम कर दूँ इसे, इसलिए, जो, जिसे, जिन्हें, जैसे, जो जो, त्यों त्यों, है ना, जैसे जैसे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे ही, ऐसे ही, समझ आएंगे आप। वैसे तो समझ आ रहा है काफ़ी। अच्छा, अब एक उदाहरण देख लेते हैं कि इसका पूरा निचोड़ करके मैंने यहाँ एक वाक्य बना के लिखा है कि समुच्चय बोधक कहाँ आएगा और संबंध बोधक कहाँ आएगा। अब बारी समझने की है, दोनों को हम कंबाइन करके पढ़ेंगे यहाँ पे। समझ में तो आ रहा है ना आपको? प्लीज़ लिख के ज़रूर देना। कल के लिए फिर से सॉरी, कमेंट बॉक्स पता नहीं कैसे ऑफ हो गया था। अच्छा, देखते हैं। राम पढ़ता है, देखिए छोटा सा उपवाक्य है ये। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, छोटा सा वाक्य। अब यहाँ जो ये राम पढ़ता है, देखिए मैंने इसमें संबंध बताया ही नहीं ना, कुछ भी शब्द नहीं बोला। राम तेजी से पढ़ता है तो फिर आता, कुछ भी आ सकता। राम फल तोड़ता है या फलों को देखता है, या राम सीता के साथ पढ़ता है, कुछ भी आ सकता। लेकिन मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि मैं यहाँ समुच्चय बोधक समझा रही हूँ आपको। मैंने ऊपर ही क्लियर कर दिया, संबंध बोधक इन दोनों के बीच आएगा। कहाँ आएगा संबंध बोधक? संबंध बोधक इन दो के बीच आएगा। जस्ट वेट दोस्तों, 1 मिनट। हाँ जी, ये देखिए, संबंध बोधक इन दो के बीच आएगा। किन किन के बीच आएगा संबंध बोधक? इन दो के बीच आएगा यहाँ पे, क्योंकि उपवाक्य यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है भाई। और जो ये लेकिन शब्द बना रहा है ना आप, ये समुच्चय बोधक है, क्योंकि ये सारे जो शब्द है ना, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, ये इन छोटे छोटे उपवाक्यों को जोड़ने के काम में आएंगे। तो मोटी मोटी लाइन में यही बोलूँगी सबका सार निचोड़ करके कि 2 संज्ञा या सर्वनाम के मध्य जो योजक चिन्ह प्रयोग आएंगे, जो योजक शब्द आएंगे, उनको क्या कहेंगे? संबंध बोधक। और 2 उपवाक्य के मध्य काम आएंगे, उन्हें समुच्चय बोधक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये, है ना। देखिए पूरा वाक्य देखना आप। राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है तथा मीरा भोजन बना रही है। कितने वाक्य हैं, कितने उपवाक्य हैं? ये देखिए, राम पढ़ता है 1, श्याम सोता है 2, मीरा भोजन बना रही है 3। ये सारे आ गए। अब थोड़ा सा उलझाऊंगी तो आपको अपने आप ही सुलझना है भैया। थोड़ा सा नीचे उलझाऊंगी, थोड़ा मैं ये दो लाइनें पढ़ के बता दूं, फिर आपको उलझाती हूँ। देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मुझे ऑफलाइन बैच में बहुत अच्छा लगा इसको पढ़ा के। देखो, मोहन और राम पढ़ता है,
मैंने वहाँ राम को पढ़ाया केवल, यहाँ मैं मोहन और राम दोनों को पढ़ा रही हूँ, है ना। अब यहाँ और आया है, ये और आया है, ध्यान से देखना, ध्यान से। एक और तो यहाँ बता दिया मैंने, मोहन और राम पढ़ता है, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे देखना आप, महेश और राम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, और, ठीक है। लेकिन श्याम सोता है, क्लियर, ये एक उपवाक्य। अब वापस ये और आ गया यहाँ पे। तो मेरा सवाल ये है आपसे, वापस पूरा सेंटेंस पढ़ो, मेरा एक सवाल है आपसे, मोहन और राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है और मीरा खाना बनाती है। तो अब आप कहेंगे मैडम आपने दोनों जगह और लिख दिया, कंफ्यूज कर दिया। तो मैं अंडरलाइन करके भी, मैं जब क्वेश्चन दूंगी एंड, वीडियो के एंड में मैं इसके 8-10 अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के और दूंगी आपको, या कभी टेस्ट लूँगी आपका जब दूंगी, तो थोड़ा ध्यान से देखना कि ये जो एक और आया वो किसका, कौन सा अवयव का रूप है, और ये जो दूसरा अवयव है ना, ये एक और आया ये किसका रूप है, और ये दूसरा और आया ये किसका रूप है, ये दोनों बताने हैं आपको, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा हिंट दे दूँ, समझा देती हूँ आपको, नहीं तो आप घूमते ही रहेंगे, चक्कर खाते ही रहेंगे। देखिए, संबंध बोधक वाक्य में प्रयोग करने की दशा में काम में आता है, चाहे वाक्य के बीच में आ जाएगा, चाहे स्टार्टिंग में आ जाएगा ना। और अगर अवयव है तो संबंध है, ये क्या है, अगर अवयव है तो संबंध है, वाक्य के बीच में आएगा, अगर अवयव है तो संबंध है। और ये क्या कह रहा है यहाँ पे, दो वाक्यों के बीच हो तो समुच्चय बोधक अवयव आएगा। अब ये दो उपवाक्य समझ आ चुके होंगे आपको, ये दो उपवाक्य हैं, क्योंकि हमने और कोई लिया है, किसी भी कोई भी एक योजक चिन्ह 2 या 3 जगह आपको भ्रमित करने के लिए दे दिया जाएगा, पर कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना आपके साथ में, मैं समझाऊंगी आपको। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से इसी का एक वीडियो और डाल दूंगी। दो उपवाक्यों के मध्य आ जाएगा जब तो ये समुच्चय बोधक है, ठीक है। लेकिन यहाँ इनके बीच में आ जाएगा ना, राम और, कोई ज़रूरी नहीं क्रिया है, ठेका नहीं ले रखा, क्रिया सब जगह है, क्रिया के बिना भी तो वाक्य बनता है, ठेका नहीं ले रखा क्रिया ने, ठीक है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि ये जो दो है ये दोनों मेल हैं या दोनों फीमेल है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वाक्य होना चाहिए, राम सोता है, राम और श्याम सोते हैं, राम श्याम और मीरा सोते हैं, ऐसा भी आ सकता है, राम श्याम और मीरा, दो का तो मैंने नाम लिया है इन, लेकिन आपको पहचान यहीं से मिल जाएगी। चलिए अब समझ में आ गया होगा आपके, आई थिंक। देखते हैं वीडियो कितनी देर का हो गया, मैं यहीं स्टॉप करना चाहूँगी। इसका मुझे बताया आप कैसा लगा, क्योंकि ज़्यादा एक साथ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत धीरे से स्मूथली पढ़ने के हैं, बारीकी से पढ़ने का टॉपिक है ये। तो मैंने जो कल क्वेश्चन छोड़ा था उस पर आ जाइए, मैं उसका जवाब दे देती हूँ आपको। एक क्वेश्चन किया था मैंने कि क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण और अधिकृत कारक एक ही है। जी हाँ, बिल्कुल एक ही है। उसी तरह से संबंध बोधक, है ना, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयावधि बोधक संबोधन, आपने सुना होगा, आपने कारक पढ़ रखे हैं क्या? पहले तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना कि आपने कारक पढ़ रखे हैं या नहीं पढ़ रखे हैं। अगर आपने कारक पढ़ रखे हैं तो आप इसका जवाब मुझे बहुत अच्छे से दे देंगे, क्योंकि कारकों में हम संबोधन को पढ़ते हैं। तो आगे मेरा एक टॉपिक आएगा विस्मयादि बोधक, थोड़ा सा पढ़ के आना, अच्छा लगेगा मुझे, उसके बारे में बताऊँगी। क्योंकि संबोधन जो कारक है और विस्मयादि बोधक क्रिया, ये विस्मयादि बोधक अव्यय वो एक ही है, बिल्कुल। यहाँ कई चीज़ें दोनों सेम सी लगेगी आपको, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए और ढेर सारे कमेंट करने के लिए। और किसने देखे, बहुत सारे व्यू हैं, कमेंट सेक्शन ऑफ था इसलिए मैं नाम नहीं ले पाऊँगी आज। चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। हे प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा? चलिए अब आगे शुरू करते हैं। देखिए करते करते वीडियो पूरा होने वाला है, थोड़ा सा रह गया है। एक हमने पढ़ लिया क्रिया विशेषण, अभिकारी के क्रिया विशेषण पढ़ लिया हमने,
संबंध बोधक पढ़ लिया, समुच्चय बोधक पढ़ लिया। अब हम आज विस्मयादि बोधक और निपात पढ़ेंगे, तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो बताएं। यहाँ पर मैं आपको ये कुछ पहले शब्द बताऊंगी आज। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा था कि क्या संबंध विस्मयादि बोधक अव्यय और संबोधन कारक सेम होते हैं क्या। आज आप ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आप खुद ही जवाब देंगे मुझे, ठीक है। देखिए, विस्मयादि बोधक वे शब्द है ना, कौन से शब्द, जिनको सुनने, देखने और पढ़ने से आश्चर्य होता है। कारकों में तो हम इनके आगे ये डैश का चिन्ह लगा देते हैं, ये जो डैश के चिन्ह लगे हुए हैं ये, और ये स्टार्टिंग में आते हैं, ये ध्यान रखिए आप, ये स्टार्टिंग में आते हैं ये डैश के चिन्ह। तो कारकों में जब हम पढ़ते हैं तब इनके आगे डैश लगाते हैं और ये सबसे आगे आते हैं, और सारे कारक है ना शब्दों के बीच में आएंगे, लेकिन ये बीच सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट बात, और सारे कारकों में सबसे पहले आने वाला कारक चिन्ह कौन सा है, यही है विस्मयादि बोधक। और अदर वाक्यों में जो भी कारक चिन्ह आएंगे वो बीच में आएंगे, क्लियर। यस, या अवयव भी बीच में आएंगे, लेकिन ये यहाँ सबसे पहले आएगा। अब यहाँ देखिए कैसे है, कितने सारे हैं ये, हम एक बार इनको फटाफट पढ़ के, और अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इनकी डिटेल्स इनके उदाहरण में देंगे। देखिए, हर्ष है ना, ये आपको खुशी का आभास देता है जब वाह है, धन्य हो गई, शाबाश, क्यों, क्या खूब, अरे वाह वाह वाह, ओहो, ये सारे हम बोलते हैं। खुशी होती है जब, और शोक में हम क्या बोलते हैं, जैसे दुख होता है तो आहा, उफ, अरे बाबा, हे भगवान, हाय हाय, कितनी गर्मी हो रही है। मैं इनके आगे छोटे छोटे वाक्य भी बोलती जाऊंगी, आप समझ जाना। स्वीकृति, स्वीकृति जैसे कोई स्वीकृति से, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है बाबा, ओके बाबा, ठीक है, अच्छा। आशीर्वाद रूप से, दीर्घायु हो, आयुष्मान भव, है ना, देते हैं ना, जैसे किसी की जन्मदिन पर, किसी की एनिवर्सरी पर, या किसी कोई अच्छा काम करता है तब हम उसे आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी हो, खुश रहो, प्रसन्न हो। तो जैसे ये चिन्ह लग जाएगा तब आएंगे। और भय, भय के रूप में कैसे, ये वहाँ आपको ये हर्ष और ये शोक ये नहीं दिया जाएगा, वहाँ ये पूछा जाएगा आपसे, ये सारे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, ये पूछे जाएंगे आपको, सिर्फ ये वाले शब्द दिए जाएंगे और फिर पूछे जाएंगे। मिलान करने वाले में पूछ लेंगे कि भाई मिलाओ, सुमेलित करो इनको। छी, धिक्कार, थू किसका रूप है। ये सारे नाम अगर आपको पता होंगे ना ये वाले, तब तो आप पहचान जाएंगे, अदरवाइज नहीं पहचानेंगे। जैसे भय, हाय रे सांप आ गया, बाप रे बाप, इतना अंधेरा, है ना। और क्रोध कर, अबे चुप, हट, चल, खामोश, बोलते हैं ना ऐसे। और तिरस्कार में, छी, घृणा के भाव में देखते हैं ना किसी को, धिक्कार है तुझ पर, लानत है, थू, इस तरह से वाक्य आते हैं। तो कोई यहाँ ये विस्मयादि बोधक अव्यय ये शब्द है, कोई दुख का भाव दे रहा है, कोई खुशी का दे रहा है, कोई ये है जो आपके तिरस्कार का भाव इंगित करा रहा है, कोई घृणा का करा रहा है, कोई भय का करा रहा है, किसी से आशीर्वाद रूप मिल रहा है ना। तो बहुत सारे हैं ये, बहुत सारे। अब यहाँ पर मैं 2-3 उदाहरण और दूंगी। जैसे एक शब्द आता है, क्या शानदार है ना, तो मैं पूछूंगी आपसे कि ये शोक है, हर्ष है, या फिर प्रसन्नता है, या आश्चर्य है, बताइए मुझे ज़रा क्या है। वाह कैसा सुंदर दृश्य है, वाह कैसा सुंदर दृश्य है। विस्मयादि बोधक अवयव का कौन सा प्रकार है ये, हर्ष, आश्चर्य, है ना, भय, क्रोध। बता देंगे ना आप, इजी है भाई दोस्त, बहुत इजी है ये, आ जाएगा समझ में। अब मैंने यहाँ बिल्कुल आपका छोटा सा टॉपिक क्लियर करने की कोशिश की थी, और उसी का ये विस्मयादि बोधक
उसके साथ साथ में जो 4 पढ़े ना, एक बार रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा सा देख लें आप इसको। विस्मयादि बोधक अव्यय विकारी शब्दों से भी बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं विकारी शब्दों से। कैसे? उलझने की चीज़ है, लेकिन मैं बहुत इजी तरीके से यहाँ समझाने की कोशिश करूँगी आपको। मैंने क्या लाइन बोली है कि विस्मयादि बोधक अव्यय विकारी शब्दों से भी बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है ये पूरा का पूरा। क्यों, आपने देखा नहीं ये? अच्छा, भाववाचक संज्ञा है कि नहीं है ये? हाँ, नहीं क्या? ये सर्वनाम है कि नहीं है? विकारी शब्द में आता क्या है? क्रिया, ये संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, यही तो आते हैं और इन्हीं से तो बनेगा। राम राम 2 बार बोलते ना हम, राम राम, ये क्या हो गया? सुनते हो? लो, मैं आ गई विशेषण से। अच्छा, ठहर मैं बताती हूँ तुझे, अभी पढ़ाई नहीं करी है, डंडे से पीटना पड़ेगा। और आप भी गए थे सर्वनाम में। कौन? तुम बता सकते थे ना, ये बात छुपाई क्यों तुमने? अच्छा, कई बार क्या होता है, पूरा का पूरा वाक्य आ जाता है, जैसे सर्वनाश हो गया, धन्य हो महाराज, सर्व सत्यानाशम बोलते हैं ना, पूरा का पूरा वाक्य में भी आता है। ये जो चीज़ मैंने बताई ना, ये जब कोई किसी टॉपिक को पूरा पढ़ लिया जाता है, उसके बाद में जब पूरा निचोड़ किया जाता है ना, उसके बाद आता है। जैसे ये पूछा कि क्या पूरे के पूरे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बता रही हूँ मैं, जो हाई लेवल वाले एग्ज़ाम आते हैं ना। आप भी तो बड़े हाई लेवल वाले मास्टर बनने जा रहे हैं, है ना, ऐसा ही बनने जा रहे हैं, तो थोड़ा प्रयास तो करना ही चाहिए। पूरा वाक्य देखिए, सर्वनाश हो गया, पूरे वाक्य के बाद में, क्योंकि मैंने ऊपर बोला था कि वाक्य की स्टार्टिंग में, कारकों में हम इनको वाक्य की स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कारकों में हम इनको वाक्य के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। बिल्कुल तिरस्कार, जैसे छी शब्द, अबे, ऐसे इनकी स्टार्टिंग में ही है ये। लेकिन विस्मयादि बोधक में क्या है? विस्मयादि बोधक में पूरे वाक्य के अंत में भी आते हैं। ये है पहचानने का तरीका। वहाँ आपसे ऑप्शन में विस्मयादि बोधक अव्यय भी दे दिया जाएगा, विस्मयादि बोधक कारक भी दे दिया जाएगा। तो भाई मेरे, पहचानोगे कैसे? पहचानोगे कैसे? ऐसे ही तो पहचानोगे, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, माइनर सा ना, माइनर सा फर्क कि यहाँ पे ये जो दिया है ना, ये एंड में दिया है और यहाँ स्टार्टिंग में दे दिया, बस इतना सा ही फ़र्क है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। धन्य महाराज, भगवान ना करे, ये वाक्य के अंत में है। क्लियर? अब देखिए, एक और रह गया हमारा निपात। निपात को पढ़ लेते हैं हम। सबसे लास्ट में है। अगर आपसे पूछा जाए, ये देखिए निपात, फिर मैं इनका सार भी बताऊंगी आपको सबका एक ही बार में। पहले सार ही बता दिया जाए आपको, ठीक है? थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, कोई भी वाक्य अचरज या आश्चर्य, जिसे देखकर, सुनकर या पढ़कर हमें आश्चर्य होगा, दुख भी होगा, सुख भी होगा, है ना, हम चकित भी होंगे, वो विस्मयादि बोधक आएंगे। ऊपर सारे मैंने बता ही दिए थे। अब हमने जो 4 पढ़े ना, उनका थोड़ा निचोड़ देख लेते हैं। संबंध बोधक में क्या आएगा? एक ही वाक्य में 2 पदों के मध्य। अब 2 पद कौन कौन से होंगे? एक संज्ञा या सर्वनाम, या 2 संज्ञा या 2 सर्वनाम। समुच्चय बोधक 2 उपवाक्यों के मध्य। विस्मयादि बोधक वाक्य के आरंभ में, क्रिया विशेषण क्रिया के ठीक पहले। अच्छा, यहाँ जो मैंने लिखा ना वाक्य के आरंभ में, तो वहाँ पे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन में क्रिया विशेष कारक भी आ जाए और विस्मयादि बोधक अवयव भी आ जाए ना, तो आप वाक्य को देखना कि वाक्य के अंत में दे रखा है चिन्ह या पीछे दे रखा है, या वाक्य कैसे पूछा है। अप्लाई टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर अप्लाई करना है वहाँ पे, इसीलिए मैंने इतनी रामायण समझाई है आपको। तो ये चीज़ आप अलग से नोट कर लेना, ये सारी की सारी चीज़। बिल्कुल, मैं कई बार शॉर्ट रूप में नोट्स बनाती हूँ, ये शॉर्ट नोट्स ही हैं कहने को, तो अभी 4 दिन और चल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मैं ऐसे ही बना के पढ़ाती हूँ और फिर मैं इनको डेप्थ में जाके बताती रहती हूँ। आगे देखिए, लास्ट है हमारा निपात। क्या है? निपात। वाक्य में नवीनता या रोचकता प्रकट करने के लिए, है ना, किसी चीज़ पर या किसी वाक्य पर, किसी सेंटेंस पर जोर दिया जाता है, उसको बल लगाकर बोला जाता है, जोर लगाकर। ऐसे जोर नहीं,
2 किलो 4 किलो वाला वज़न नहीं लगाना है यहाँ, अपनी जीभ पर जोर लगाना है। जैसे मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, क्या उदाहरण है यहाँ पे, मैं भी निपात है ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, कोई ले जाने नहीं चाह रहा, लेकिन वो जोर देखिए बोल रही कि मैं भी तुम्हारे। अब यहाँ तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे अवयव है, क्योंकि निपात भी तो अवयव है ना। लेकिन निपात और अवयव में क्या डिफरेंट है, क्या ऐसी भिन्नता है? देखो ये बिल्कुल एक ही लेटर में आएगा, भी, तक, आगे बताऊंगी, अभी मैं सारे बताऊंगी पहचान वाले। और ये अवयव है बिल्कुल। अब यहाँ देखिए, उसके पास केवल मात्र 5 रुपये है, उसके पास केवल मात्र, या तो केवल, अगर वाक्य शुद्धि की दृष्टि से पूछा जाए तो या तो केवल तुम्हारे आएगा या मात्रा आएगा, ये सॉरी क्या, या तो केवल आएगा या मात्रा आएगा, ठीक है। तो दोनों में से एक चीज़ आएगी तो ये वाक्य शुद्ध रहेगा, अदरवाइज ये वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि दो, केवल का अर्थ भी मात्र ही है और मात्रा का अर्थ भी केवल ही है। अब यहाँ पहचान वाले चित्र देखिए, हाँ जी, हाँ जी, नहीं, क्या क्या है, हाँ, क्या क्या है यहाँ देखिए, हाँ जी है ना, नहीं, ना, ना, मत, ही, जी हाँ, केवल, मात्र, तो, सिर्फ, भी, तक, से, ताकि, यानी, के साथ, के बिना, के बगैर, ये सारे के सारे क्या हैं, योजक चिन्ह तो है। अगर देखो यदि तो आ जाए तो योजक आएगा, सुनना ध्यान से, मैंने लिख रखा है यहाँ पे मैंने लिख रखा है, बिल्कुल ध्यान से, बारीकी वाली चीज़ बता रही हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये यदि तो आ जाए तो योजक है और केवल तो आए तो निपात है। ये है बिल्कुल बारीकी वाली चीज़, मज़ेदार चीज़ है ना। तो एक उदाहरण और देती हूँ मैं, जैसे कल तक आप आ जाएंगे, क्या बोला मैंने, कल तक आप आ जाएंगे, यदि नहीं आए तो, अब यदि अलग आ गया तो अलग आ गया तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यदि तो वह नहीं आया, यदि वह नहीं आया तो मैं भी जाऊंगी, है ना। देखो समझने की चीज़ है ना, यदि वह नहीं आया तो मैं भी नहीं जाऊंगी, और यदि वह आया तो मैं भी जाऊंगी। यानी मेरा कहने का मतलब है, यानी खुद, यानी शब्द भी यहाँ पर एक निपात है, यानी कि बोलते ना अपन, यानी कि मैं भी चलूँ, यानी कि तुम पागल हो। नहीं नहीं भाई, मैं आपको पागल नहीं कह रही, मैं तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अप्लाई टू अकॉर्डिंग आपको वहाँ क्वेश्चन क्या है, वाक्य क्या दे, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। बस मैं ये चाहती हूँ कि ये जो पढ़ाया हुआ है ना, ये आपके समझ में आ जाए, है ना। जैसे मैं जोर दे रही हूँ किसी शब्द को, एक डायलॉग सुना था मैंने, समीर हवा का झोंका है, नहीं, अब ये नहीं बाद में आ गया है ना। समीर थोड़ी हवा का झोंका, हवा का झोंका तो पवन है, हवा खुद ही है। अरे समीर और हवा एक ही है भाई। अब आगे चलिए, मजाक हो गया थोड़ा सा, आगे चलिए। 2 अव्यय और 2 कारक हमेशा साथ साथ चलेंगे। अब पूरे टॉपिक का निचोड़ में यहाँ बताने की कोशिश करूँगी आपको, और आई थिंक आपको समझ में भी आ जाएगा, और ऑल द बेस्ट, आपको समझ में आ जाए। ये 2 अव्यय और 2 कारक साथ साथ चलेंगे, जैसे पहले मैंने बताया कौन कौन से चलेंगे, 2 अव्यय 2 कारक, अधिकरण बताया था ना पहले, और स्थानबोधक चलाया था, दोनों को साथ चलाया ना। इसको पढ़ना आप यहाँ पे, इसको पूरी को, यहाँ से यहाँ तक को पूरी को पढ़ना, समझ में आ जाएगा, पूरा ही पढ़ना है आपको, ये भी पढ़ना है, ये भी क्लियर। 2 अव्यय और 2 कारक साथ साथ चलेंगे। अधिकरण कारक विकारी शब्द है, हाँ है साहब। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं, हाँ होते हैं। तो क्या ये दोनों वास्तव में एक ही है? अरे हाँ मेरे भाई, ये दोनों वास्तव में एक ही है, लेकिन वहाँ पूछ लिया जाएगा ऑप्शन ए और बी सत्य है, ऑप्शन ए बी सी सत्य है, ऑप्शन सारे ही सत्य हैं, या इनमें या सारे ही असत्य हैं। तो भाई साहब
ये पढ़ेंगे तभी तो सत्य असत्य कर पाएंगे। आगे देखिए, लास्ट जो मैंने क्वेश्चन बताया था, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द अव्यय होते हैं, लिख रखा है ना मैंने यहाँ पे, देखो ये लाइनें पढ़ना आप। विस्मयादि बोधक अव्यय अव्यय शब्द होते हैं, बिल्कुल साहब होते हैं ना, अभी पढ़े ना थोड़ी देर पहले। अरे पढ़े कि नहीं पढ़े? संबंध बोधक कारक विकारी होते हैं साहब, क्योंकि कारकों में क्या आता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण ही तो आएंगे। परंतु ये दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि इन दोनों का स्थान एक ही है, वाक्य के आरंभ में प्रयुक्त होते हैं ना ये, इसलिए। तो वापस से वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना लेना, अच्छे से समझ लेना। और वीडियो वापस से 15 मिनट से ऊपर हो चुका है, तो 2 मिनट और लेना चाहूँगी, बात कर लेती हूँ आपसे। ये टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है, इसकी पूरी की पूरी समरी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। विकारी और अविकारी शब्दों में हमने अविकारी शब्द पढ़े, जिसमें हमने उनको 5 भागों में पढ़ा, है ना। वैसे तो 4 ही होते हैं, लेकिन निपात भी अविकारी है। पूछ लिया जाए आपसे, अगर सामान्य से पूछ लिया जाए ना, तो 5 ही बताने हैं आपको। वैसे पूछा जाए, अगर 4 बताए, ऑप्शन में 4 और 5 आए, तो आपको 5 ही टिक करने हैं, क्योंकि निपात भी अवयवी होते हैं। तो हमने पढ़ा सबसे पहले पढ़ा हमने क्रिया विशेषण, फिर पढ़ा हमने संबंध बोधक, फिर समुच्चय बोधक, ठीक है, फिर विस्मयादि बोधक, और फिर निपात पढ़ा हमने। सबके सारे पढ़ लिए पूरे। इनके क्रिया विशेषण के 4 भेद भी पढ़े हैं, है ना। क्रिया कैसे होती है, क्रिया कब, क्यों, कैसे, कितनी, सारे भेद पढ़े हमने। मैंने आपको इनके माइनर से माइनर भेद बताए हैं, और मैंने आपको संबंध बोधक और समुच्चय बोधक अवयव के बीच का डेफिनेशन, वो बिल्कुल माइनर सा फ़र्क भी बताया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको हाथों हाथ अप्लाई करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरा ही पढ़ के रहें, इसे पढ़ें और कोई अच्छी से बुक भी देख के पढ़े आप। कई मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जैसे अभी भी मैं ऑफलाइन बैच अभी स्टार्ट होने वाला है मेरा, तो मैं उनके बच्चे मुझे मिलते हैं, जैसे हम लोग इवनिंग वॉक पे मिलते हैं, तो बताते हैं 5-10 मिनट का मैंने टाइम दे रखा है, तो डिस्कशन में मैं बताती हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद में या पढ़ाने के बाद में आप कोई अच्छी सी बुक, राघव प्रकाशन, सारी बुकें अच्छी होती हैं, राघव प्रकाशन बुक है, मनोज मिश्रा की ले लीजिए, एनसीईआरटी पैटर्न पे अभी चल रहा है सारा कोर्स, वो ले लीजिए। किसी भी एक बुक को लेके आप कंप्लीट करिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि बुक सारी अच्छी होती है, लेकिन आपको इजी से सरल से कठिन की ओर आगमन विधि से पढ़ना है आपको। तो कोई भी अच्छी सी बुक से लेकर इसके आप उदाहरण देखिए और इनको पढ़िए, क्लियर कीजिए। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो नेक्स्ट टाइम आप अपने वीडियो में इसको समझाने का प्रयास करूँगी मैं। तो बुक सारी अच्छी होती हैं, जो भी आपको समझ में आ जाए सारी अच्छी होती हैं। वैसे मनोज मिश्रा को मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, कामता प्रसाद तो बहुत हाई लेवल की है, और धीरे धीरे आप पढ़ते पढ़ते आपको आ ही जाएगा। एनसीईआरटी की ले सकते हैं, आरबीएससी की जो क्लासों में चलती है। गलतियाँ तो सब में आएंगी, देखो छपने में गलती हो जाती है, लेकिन आप देखें आप इस चीज़ों को, क्योंकि व्याकरण भरा पड़ा है, व्याकरण शब्द में ही गलती है, व्याकरण होता है भाई, व्याकरण नहीं होता है। तो चलिए, वीडियो 20 मिनट का हो जाएगा करते करते, देखिए। चलिए फिर से ही आज मेरे फिर किसी स्टूडेंट्स का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट, बी सक्सेसफुल एंड विथ योर एम्बिशन। ओके, थैंक यू कमेंट करने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए, थैंक यू।